हाँ देखिए, अपन ने परसों देखा था प्रकाश के बारे में। इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। दूसरा, श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं। श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं। मध्यमान रंग कौन सा होता है? पीला मध्यमान रंग है। अपन ने ये भी देखा था कि अपन बैंगनी से लाल की तरफ जब बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य का मान क्या होता है? बढ़ता जाता है। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है? मीटर। तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है? तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं? दो क्रमागत शीर्ष अथवा दो क्रमागत गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसको अपन क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर बढ़ते हैं तो माध्यम में उसका वेग भी क्या होता है? बढ़ता है। आवृत्ति क्या होती है? घटती है। कहाँ से सबसे ज्यादा आवृत्ति किसकी है? बैंगनी रंग की। अतः सबसे ज्यादा ऊर्जा भी किसकी होगी? ऐसा किसने बताया था? ऊर्जा के समानुपाती होती है आवृत्ति। मैक्स प्लांक ने बताया। किसने बताया? मैक्स प्लांक ने ये बताया था। अपवर्तनांक घटता है और वर्ण विक्षेपण या विचलन सबसे ज्यादा किस रंग का होता है? विचलन किस रंग का होता है? बैंगनी का सबसे ज्यादा विचलन होता है। और सबसे कम विचलन किसका होता है? इसलिए जो साइन बोर्ड होते हैं वो किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। श्वेत प्रकाश का मध्यमान रंग पीला होता है। श्वेत प्रकाश में सर्वाधिक वर्ण विक्षेपण किसका होता है? बैंगनी का। ये प्रश्न अपन ने देखा था। और ये भी देखा अपन ने कि कोई भी वस्तु है, कोई भी रंग प्रदर्शित कर रही है, इसका मतलब वो वस्तु अन्य रंगों को अवशोषित करके जो रंग प्रदर्शित कर रही है उसको क्या कर रही है? परावर्तित कर रही है, रिफ्लेक्ट कर रही है। कोई भी वस्तु काली दिखाई देती है, इसका क्या तात्पर्य है? कोई भी वस्तु काली दिखाई देती है इसका मतलब ये है कि वो हर वर्ण को अवशोषित कर रही है। क्या कर रही है? जो 7 रंग है उनमें से 7 रंगों को क्या कर रही है? अवशोषित कर रही है। किसी भी रंग का परावर्तन नहीं कर रही है। अतः वस्तु क्या दिखाई देगी अपने को? कोई भी वस्तु सफेद दिखाई देती है, इसका क्या कारण है? क्योंकि वो सभी रंगों को जो जो वस्तु पर जो भी रंग गिर रहा है, अपने आंखों की दृष्टि से जो भी रंग गिर रहा है उसको क्या कर देती है? वापस परावर्तित कर देती है। इसलिए वो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सफेद दिखाई देती है। दूसरा, अपन ने ये भी देखा था कि किसी भी रंग की वस्तु है, किसी भी रंग की वस्तु है, उसको उस स्वयं के रंग में से अथवा अथवा श्वेत प्रकाश में देखने पर उसी रंग की दिखाई देती है जिस रंग की वो वस्तु है। अन्य रंगों में से देख करके, यानी कि उनके बीच में अगर कोई दूसरा रंग खड़ा कर दिया जाए तो वो वस्तु कैसी दिखाई देगी? काले रंग की दिखाई देगी। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? आर, बी, जी, ये मूल रंग कहलाते हैं। अन्य रंग, सभी रंगों की उत्पत्ति किनसे होती है? आर, बी, जी से होती है। द्वितीय रंग एमसी है। पूरक रंग कौन से होते हैं? जिस रंग का एक दो ये जोड़े के रूप में रहते हैं। एक रंग का सबसे ज्यादा अवशोषण होगा, उसके विपरीत जिसका ज्यादा उत्सर्जन होगा या परावर्तन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? पूरक रंग कहलाता है। जैसे लाल का पूरक क्या होता है? ग्रीन। कोई भी वस्तु हरी दिखाई दे रही है, इसका मतलब उसमें किस रंग का सबसे ज्यादा अवशोषण हो रहा है? लाल का। कौन से रंग का अवशोषण ज्यादा होगा? लाल का अवशोषण ज्यादा होगा। रिफ्लेक्ट कौन सा होगा? ग्रीन। इसी प्रकार कोई वस्तु येलो दिखाई दे रही है, इसका मतलब या तो उसमें वॉयलेट या फिर इंडिगो, वो रंग अवशोषित हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अवशोषित हो रहे हैं। प्रकाश संश्लेषण में सर्वाधिक अवशोषण दर किसकी होती है? लाल रंग की। प्रकाश के स्रोत अपन ने देख लिए थे। पशुओं की आंखें रात्रि में चमकती है क्योंकि उनकी आंखों में जो द्रव टिपिडिन लुसिडम होता है जिसमें जिंक की मात्रा होती है, इसके कारण वो चमकती है। वस्तुओं के प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने की क्षमता के आधार पर वस्तुओं 2 प्रकार की होती है। एक तो दीप्त जिनका स्वयं का प्रकाश होता है, और दूसरी अदीप्त जो दूसरों के प्रकाश से चमकती है। इनके अपन ने उदाहरण भी देखे थे। और पारगमन के आधार पर, प्रकाश के पारगमन के आधार पर, किसके आधार पर? किसके आधार पर? प्रकाश के पारगमन के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की। पारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनके आर पार देखा जा सकता है, अर्थात जिनसे प्रकाश गुजर सकता है। जिनसे क्या हो सकता है? प्रकाश। उनको क्या बोलते हैं अपन? अपारदर्शी। जिनके आर पार प्रकाश की किरण नहीं गुजर सकती, जैसे दीवार होगी। प्रकाश की किरण
आर पार नहीं, जैसे इस दीवार के उस पार क्या हो रहा है अपन देख नहीं पा रहे हैं, यानी कि प्रकाश की किरण आगे नहीं जा पा रही है इस दीवार से आगे, तो ये कौन सी होगी? अपारदर्शी। पारदर्शी जिसमें थोड़ा कम दिखाई देता, धुंधलापन दिखाई देता है। नेक्स्ट देखिए, प्रकाश तरंगों के गुणधर्म अपन ने देखे थे। प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है। प्रकाश किसका रूप है? प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, जिसका उदाहरण क्या है? ट्यूबलाइट है, ये आपके बल्ब हो गया, ये सारे। प्रकाश सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश किस पथ पर गति करता है? सरल रेखीय पथ पर गति करता है। प्रकाश तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात ये आंतरिक तरंगे होते हैं, निर्वात में भी गमन कर सकती है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है या फिर विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये भी इनका गुण है। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग किसमें होता है? निर्वात में होता है। उसके बाद में किसमें होता है? गैस। इसके बाद में किसमें होता है? और फिर किसमें होता है? तो सबसे कम जो वेग होगा प्रकाश का वो किसमें होगा? ठोस में। किसमें होगा? ठोस में। प्रकाश तरंगों का सर्वाधिक वेग निर्वात में होता है, वो कितना होता है? 1/√μ0 इंटू एप्सिलॉन 0। μ0 क्या है यहाँ पर? पारगम्यता, निर्वात की पारगम्यता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन 0 क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। इसी प्रकार किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? सी। सी का मतलब क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। सी का मतलब क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल, जो कि कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। तो माध्यम में प्रकाश का वेग c अपॉन √μr इंटू एप्सिलॉन r। म्यू आर क्या है? माध्यम की पारगम्यता। म्यू आर क्या है? माध्यम की पारगम्यता। और एप्सिलॉन आर क्या है? माध्यम की विद्युतशीलता। प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। कैसी होती है? लंबवत होती है। इन तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। अनुप्रस्थ तरंगे मैंने आपको बताया था, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कणों का कंपन होता है। क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा के लंबवत माध्यम के कणों का कंपन होता है। साथ ही इनमें क्या बनते हैं? क्रमागत शीर्ष और गर्त बनते हैं। शीर्ष और गर्त बनते हैं। उदाहरण प्रकाश तरंगे। कौन सी है? प्रकाश की तरंगे। अगला, अगर अपन इसके विपरीत अनुदैर्ध्य तरंग की बात करें तो अनुदैर्ध्य तरंगे क्या होती है? उसमें क्या होता है? तरंग संचरण की दिशा के समानांतर माध्यम के कणों का कंपन होता है और उसमें क्रमानुसार संपीड़न और विरलन क्षेत्र बनते हैं। क्या बनते हैं? संपीड़न और विरलन क्षेत्र बनते हैं। इसका उदाहरण कौन सा है? ध्वनि तरंगे। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए किसकी जरूरत होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। जबकि अनुप्रस्थ तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश तरंगों के वेग का क्रम क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रकाश का वेग किसमें होता है? निर्वात में, उसके बाद में गैस, उसके बाद में द्रव, उसके बाद में ठोस। जबकि ध्वनि तरंगों का वेग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ठोस, फिर द्रव और फिर गैस। ध्वनि तरंगों में कण कंपन करते हैं। प्रकाश तरंगों में ई तथा बी कंपन करते हैं। ई तथा बी का मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विवर्तन तरंगों का अवरोधक से टकरा करके मोड़ना विवर्तन कहलाता है। ध्वनि क्या है? ध्वनि। जैसे ध्वनि क्या होती है? किसी अवरोध से टकरा करके आगे निकल जाती है, जबकि प्रकाश अवरोध से टकरा करके आगे नहीं जाता है। जाता है क्या प्रकाश? है ना। अब जैसे हल्का सा जरूर मुड़ सकता है, लेकिन अब जैसे उस क्लास में माना कि कोई सर पढ़ा रहे हैं, उस क्लास में कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, तो ध्वनि उस ओर से होकर के अपने कानों तक सुनाई देती है। सुनाई देती कि नहीं देती है? ऐसा अगर प्रकाश के साथ में, प्रकाश तो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश क्या करता है? सीधी रेखा में गमन करता है। तो देखिए ध्वनि तरंगे इस विवर्तन के कारण ही अपने को आवाज, जैसे माइक डीजे कहीं पे भी बज रहा हो, लेकिन इस विवर्तन की घटना के फलस्वरूप अपने को अपने कानों में आवाज सुनाई देती है।
विवर्तन की आवश्यक शर्त क्या है? वो जो अवरोध जो है वो कितना होना चाहिए? तरंग दैर्ध्य, जो भी तरंग चल रही है, ध्वनि तरंग या प्रकाश तरंग है, तो उसके किसके तरंग दैर्ध्य के बराबर होना चाहिए, या फिर वो अवरोध क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। बड़ा होगा अवरोध तो विवर्तन नहीं होगा। दैनिक जीवन में ध्वनिक तरंगों का विवर्तन होता है, जबकि प्रकाश तरंगों का विवर्तन नहीं होता। ये लाइन कहीं नहीं है, इसका थोड़ा करेक्शन कर लेना। प्रकाश तरंगों का भी होता है। ध्रुवण, ध्रुवण के लिए भी क्या शर्त है? ध्रुवण के लिए भी तीनों चीजें क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। जैसा प्रकाश विद्युत तरंग होती नहीं होती है ना? तो ध्रुवण के लिए क्या है? तीनों ही चीजें कौन कौन सी? विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा क्या होनी चाहिए? लंबवत होनी चाहिए। क्या हुआ? बारिश रुक गई? हाँ, चल रही है। तो तीनों ही क्या होती है? लंबवत होती है। मैंने आपको ये बताया कि अध्रुवित प्रकाश जो होता है उसके प्रत्येक तल पर वो जो बिंदु जो होते हैं वो कैसे होते हैं? लंबवत। कैसे होते हैं? ध्रुवित अध्रुवित प्रकाश अपन ने देखा था इस प्रकार, प्रत्येक तल में ये जो कण तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। जबकि ध्रुवित प्रकाश में जो एक ही दिशा में लंबवत होती है। कैसे होती है? एक ही दिशा में लंबवत। हालांकि ये लंबवत तो होती है, लेकिन इनकी दिशा क्या रहती है? निश्चित दिशा है, एक ही दिशा में ये लंबवत होती है। ये तरंग संचरण की दिशा है। ये क्या है? तरंग संचरण की दिशा। ये अध्रुवित प्रकाश है। इसके बीच में अपन कोई भी ध्रुवित करने वाला उपकरण यानी क्या रख दें, जैसे पोलोराइड अपन ने रख दिया, तो प्रकाश क्या हो जाएगा? ध्रुवित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ध्रुवित। और ये जो इनके तरंग संचरण की दिशा के इस रूप में ये प्रकाश के कारण गति करेंगे। ध्रुवित प्रकाश जैसा कि ये दिखाया गया है, ये कौन सा है? अध्रुवित प्रकाश। और ये कौन सा है? ध्रुवित प्रकाश। आगे देखिए, इनका किन किन से अपन कर सकते हैं ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग कर सकते हैं? पोलोराइड है, निकोल प्रिज्म है, या फिर टूरमेलिन क्रिस्टल है, इसका उपयोग करते हैं। सममित असममित का इसमें ज्यादा महत्व नहीं है। इसको केवल आप लोग इस वजह से याद रखें, अध्रुवित प्रकाश में हर एक बिंदु पर जो क्या होते हैं? लंबवत होते हैं, चारों दिशाओं में। किधर? चारों दिशाओं में, प्रत्येक दिशा में ये लंबवत होते हैं। जबकि ध्रुवित प्रकाश में क्या होता है? एक ही दिशा में लंबवत होते हैं, कणों की दिशा, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए सिद्धांत, पहला सिद्धांत कौन सा है? न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन ने ये बताया कि प्रकाश एक कणिका की भांति व्यवहार करता है, जिसका द्रव्यमान कितना होता है? जिसका द्रव्यमान कितना होता है? शून्य होता है। कितना होता है? शून्य होता है। हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत, इसका सिद्धांत हाइजेनबर्ग का तरंग सिद्धांत। हाइजेनबर्ग ने यह बताया कि प्रकाश किस रूप में होता है? तरंग रूप में। मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल ने यह बताया कि प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है, अर्थात इसमें विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और तरंग संचरण की दिशा क्या होती है? लंबवत होती है। मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, मैक्स प्लांक का क्वांटम सिद्धांत ये कहता है कि जब स्पेक्ट्रम बनता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण से क्या बनता है? स्पेक्ट्रम बनता है। उसने बताया कि ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण सतत नहीं होकर के कैसे होता है? विविक्त, यानी ऊर्जा के पैकेट्स के रूप में होता है, जिन्हें ऊर्जा के बंडल अथवा फोटोन अथवा क्वांटा कहते हैं। इन फोटोन की ऊर्जा जो होती है वो इनकी आवृत्ति के क्या होती है? समानुपाती होती है। समानुपाती का चिन्ह हटा करके अपन क्या लगाते हैं? नियतांक, जिसका नाम क्या है? h, जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्लांक स्थिरांक, जिसका मान कितना होता है? 6.62 इंटू 10⁻⁻34। कितना होता है? -34 जूल सेकंड। ये अपन ने ये निकाला था। प्रकाश की प्रवृत्ति कैसी होती है? द्वैत होती है, यानी प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, प्रकाश कण की भांति भी। डी ब्रोगली ने ये बताया था। किसने बताया? डी ब्रोगली ने ये बताया कि जैसे जैसे कण संचरित होता है, कण चलता है, उसके साथ साथ में क्या चलती है? तरंग चलती है। इस प्रकार
प्रकाश एक ही समय में दोनों ही गुण प्रदर्शित करता है, अर्थात कण की भांति और तरंग की भांति। इसे ही प्रकाश की ड्वेल नेचर अर्थात द्वैध प्रवृत्ति कहते हैं। प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति को प्रकाश के ऐसे कौन से गुण हैं जिनको तरंग प्रवृत्ति से समझा जा सकता है? पहला कौन सा है? परावर्तन। प्रकाश की किरण किसी सतह से जाकर के टकराएगी, पुनः उसी माध्यम में लौट के आ जाएगी, इसको क्या बोलते हैं अपन? अपवर्तन किसे कहते हैं? प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, जहां से प्रवेश करेगी वहां से उसका वेग क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, और उस किरण की दिशा क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। ये किसमें पढ़ते हैं अपन? अपवर्तन। तीसरा है व्यतिकरण। व्यतिकरण में क्या होता है? दो समानावृत्ति की किरणें हैं। क्या है? दो समानावृत्ति की किरणें जब वो साथ साथ में चलती है, क्या होता है? साथ साथ में चलती है तो वो ओवरलैप हो जाती है। क्या हो जाती है? ओवरलैप। एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। क्या हो जाता है? एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है। जैसे ये जैसे एक एक तरंग तो ये गुजर रही है, दूसरी तरंग ये गुजर रही है, ये एक दूसरे पर क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है। तो जहां पर ज्यादा ओवरलैप हो रहा है वहां पर तो संपोषी क्या हो जाएगा? व्यतिकरण संपोषी। और जहां पर कम हो रहा है वहां पर संपोषी। और एक दूसरा जो व्यतिकरण होता है इसी का पूरक है, उल्टा है ना? जहां पर ज्यादा अतिव्यापन हो जाता है उसको तो क्या बोलते हैं अपन? संपोषी। हालांकि ये ज्यादा आपके डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको केवल इतना ही ध्यान रखना, ये घटना क्या कहलाती है? व्यतिकरण। आपको इतना सा पता होना चाहिए कि तरंगे क्या होती है? अधिव्यापित हो जाती है। क्या हो जाती है? दो समानावृत्ति की तरंगें साथ में चलती है किसी माध्यम में, तो वो क्या हो जाती है? ओवरलैप हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? अति व्यतिकरण। इसका सीधा सा उदाहरण है, जैसे साबुन का जो बुलबुला है, क्या होता है? साबुन का बुलबुला आपको दूर से देखने पर कैसा दिखाई देता है? रंगीन। कैसे दिखाई देता है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखाई देना, ये किसके कारण है? रंगीन दिखाई देना। इसी प्रकार जैसे जल में केरोसिन या फिर कोई तेल है, तेल की बूंद का चमकना, ये आपने एहसास किया होगा कभी? बूंद का चमकना अलग अलग रंगों में चमकती है, वो भी किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण। किसके कारण है? व्यतिकरण के कारण है, जिसमें दो समान आयन की तरंगे जो है एक दूसरे पर ओवरलैप होती है। तीसरा चौथा है विवर्तन। चौथा क्या है? विवर्तन। जैसा कि अपन ऊपर पढ़ ही चुके हैं, एक स्लिट से, यानी किसी अवरोध से टकराना। क्या होता है विवर्तन? किसी अवरोध से टकराना। ऐसा अवरोध होना चाहिए जिसका आकार लैम्बडा के बराबर अथवा कम होना चाहिए। जैसे इसका उदाहरण अपन ने देख लिया, ध्वनि सुनाई देना। उदाहरण कौन सा है? ध्वनि का सुनाई देना। ध्रुवण अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया है। ये घटनाएं किससे संबंधित हैं? प्रकाश की तरंग प्रकृति से संबंधित है। किससे संबंधित है? अब कुछ गुण ऐसे होते हैं जो किसके द्वारा समझाए जा सकते हैं? प्रकाश की कणीय प्रवृत्ति के द्वारा। किसके द्वारा? कण जिसको अपन क्या बोलते हैं? उसने क्या बताया मैक्स प्लांक ने? क्वांटा या फिर फोटोन। क्या बताया? तो फोटोन की भांति व्यवहार करता है प्रकाश। किसकी भांति व्यवहार करता है? फोटोन की भांति व्यवहार करता है। वो गुण कौन कौन से हैं ये अभी अपन देखते हैं। एक तो प्रकाश विद्युत प्रभाव। कौन सा है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर क्या होता है? जो अर्धचालक वस्तु होती है उसके ऊपर क्या डालते हैं? प्रकाश की किरण आपतित करते हैं। प्रकाश की किरण का मतलब प्रकाश के फोटोन। क्या डालते हैं? प्रकाशीय ऊर्जा के फोटोन डालते हैं। तो क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है। इसको क्या बोलते हैं अपन? प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्वांटम प्रभाव के अंदर क्या होता है? फोटोन को डालते हैं किसके ऊपर अपन? इलेक्ट्रॉन के ऊपर।
क्या डालते हैं, किसके ऊपर डालते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर अपन क्या डालते हैं, फोटोन डालते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, वो थोड़ा सा फोटोन रिफ्लेक्ट हो जाता है और उसकी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फोटोन रिफ्लेक्ट होकर के यानी थोड़ा थोड़ा सी इसकी दिशा डिफ्लेक्ट हो जाता है ना। इस प्रभाव क्या बोलते हैं, कॉम्पटन प्रभाव। कृष्णिका सिद्धांत अपन ने समझ ही लिया है। कृष्णिका के अंदर क्या होता है, प्रकाश के जो जो वर्ण है या रंग है उनको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। प्रकाश का वर्ण जो फोटोन रूप में उसमें आपतित होता है उसको अवशोषित कर लिया जाता है, जिसके फल से उसका तापमान बढ़ जाता है और वो वस्तु काली हो जाती है। प्रकाश की द्रव्य से क्रिया। डी ब्रोगली ने प्रकाश की प्रकृति को द्वैत प्रकृति कहा। क्या कहा, द्वैत प्रकृति। हाँ, उदाहरण बताया ना मैंने आपको, सूर्य में, सूर्य के अंदर कृष्ण का प्रभाव होता है। सूर्य में जो सूर्य के अंदर इतनी उष्मा का कारण एक ये भी कृष्ण का प्रभाव भी है। नहीं, उसके अंदर बहुत सारी, जैसे वहां नाभिकीय संलयन भी होता है, नाभिकीय विखंडन सारी गतिविधियां चलती है, उसमें एक कारण कृष्ण का सिद्धांत भी है। डी ब्रोगली ने प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या बताया, द्वैत प्रकृति। ये डी ब्रोगली समीकरण है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यानी क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। क्या होता है, लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ पर एच क्या है, नियत, एच क्या है, प्लैंक स्थिरांक है ना। डी ब्रोगली परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील कण के साथ में क्या संबद्ध होती है, एक तरंग संबद्ध होती है, जिसको अपन द्रव्य तरंग अथवा डी ब्रोगली तरंग कहते हैं। ये अपन ने देख लिया था इन तरंग दैर्ध्य का परास। अगर बैंगनी रंग से इधर वाले कोई तरंग दैर्ध्य तो उसको क्या बोलेंगे अपन, पराबैंगनी। और लाल रंग से उस साइड की कोई तरंग दैर्ध्य है तो उसको क्या बोलेंगे, अवरक्त। ये दोनों ही इनविजिबल होती है यानी अदृश्य होती है। श्वेत प्रकाश जो होता है वो क्या होता है, दृश्य होता है। अब हो जाता है अपने प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से शुरू करते हैं। जैसा कि अपन ने शुरुआत में देखा था कि प्रकाश का परावर्तन जो है प्रकाश की तरंग प्रवृत्ति से समझा जाता है। किसके माध्यम से समझा जाता है, तरंग प्रवृत्ति से। माना कि कोई प्रकाश की किरण, ये एक दूसरा माध्यम है, ये एक माध्यम हो गया, ये क्या है, दूसरा माध्यम है। यानी ये एक परावर्तक पृष्ठ है या सतह है। प्रकाश की किरण इस परावर्तक सतह से टकरा करके उन्हें उसी माध्यम में लौट जाती है। इस परिघटना को विज्ञान में क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन। यानी जिस माध्यम से प्रकाश की किरण चल के आई, किसी दूसरे माध्यम या सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में लौट गई है, इस परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, ये जो किरण आई है ये परावर्तित नहीं, सॉरी, आपतित किरण है, क्योंकि इसको आपतित किया गया है। जो डाली जा रही है वो किरण कौन सी कहलाती है, आपतित किरण। और परावर्तित होने के बाद में जो किरण निकलेगी उसको क्या बोलेंगे अपन, परावर्तित किरण। और ये क्या होगा, सतह से यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा इसको अपन क्या बोलेंगे, अभिलंब। लंब का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। लंब का मतलब क्या है, तो ये सतह है, इसके साथ में 90 डिग्री के कोण बनाने वाले जो गणितीय विमा है उसका नाम क्या है, अभिलंब। अब इस ये जैसे अभिलंब है और ये कौन सी किरण है, आपतित किरण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को आपतन कोण आई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आप लोग इस बात को समझे, बार बार ये काम आएगा आपके। आपतन कोण किसे कहते हैं, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बने हुए कोण को अपन क्या बोलते हैं, आपतन कोण। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। किरण परावर्तित हो गई तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं, परावर्तित कोण नहीं, क्या बोलते हैं, ये आपतन कोण है और ये कौन सा है, परावर्तन कोण है। परावर्तन के नियमानुसार जितना आपतन कोण होता है उतना ही क्या होता है, परावर्तन कोण होता है। अर्थात कोण I इज इक्वल टू कोण R। क्या होता है, कोण I इज इक्वल टू कोण R। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से चलती है तथा परावर्तक पृष्ठ से, परावर्तक पृष्ठ दूसरा माध्यम हो गया, नहीं हो गया है ना,
परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट आती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, जिस माध्यम में से गई उसी माध्यम में लौट आती है। परावर्तन में वेग परिवर्तित नहीं होता है, किरण का वेग परिवर्तित नहीं होता, तीव्रता चेंज भले हो सकती है। परावर्तन में तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन नहीं होता है, परावर्तन में आवृत्ति भी परिवर्तित नहीं होती है, परावर्तन में तीव्रता बदलती है। परावर्तन में क्या होता है? तीव्रता बदलती है। अब तीव्रता किसके बराबर होती है? तीव्रता जो होती है वो आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। तीव्रता किसके समानुपाती होती है? आयाम के वर्ग के। अब अपन ने ये देखा था, जैसे कोई भी तरंग है, जैसे कोई भी प्रकाश की तरंग है, इस तरह से चल रही है, तो ये जो यहां से लगा करके तरंग संचरण की दिशा से लगा करके ऊपर की तरफ जो ये अधिकतम विक्षोभ है, ये वाला कितना मैक्सिमम विक्षोभ होता है, इसको अपन क्या कहते हैं? आयाम। क्या कहते हैं? आयाम। ये क्या है? आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये क्या है? आयाम। परावर्तन में तीव्रता बदलती है, अन्य ये चीजें परिवर्तित नहीं होती। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से एक प्रश्न बनता है, परावर्तन में माध्यम परिवर्तित नहीं होता है, परावर्तन में वेग परिवर्तित नहीं होता, परावर्तन में तरंग दैर्ध्य भी परिवर्तित नहीं होता, परावर्तन में आवृत्ति भी परिवर्तित नहीं होती है, परावर्तन में तीव्रता बदलती है, अर्थात परावर्तन में आयाम भी बदलता है। क्या बदलता है? आयाम बदलेगा तभी तो तीव्रता बदलेगी। क्या बदलेगा? आप लोग लिख सकते हैं एक छठा बिंदु जोड़ करके, परावर्तन में आयाम बदलता है। परावर्तन में क्या बदलता है? तरंग का जो आयाम जो है वो क्या हो जाता है? बदल जाता है। आयाम किसे कहते हैं? तरंग संचरण की दिशा के ऊपर जो शीर्ष बन रहा है उसका उच्चतम विक्षोभ, वो क्या कहलाता है? आयाम कहलाता है। अब जैसे यहां से यहां तक, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? अपन ये भी देखते हैं कि जितने ज्यादा विक्षोभ होता है उतनी ही तीव्रता क्या होती है? ज्यादा होती है। इसका मतलब आयाम ज्यादा। ध्वनि तरंगों को आपने देखा होगा, जितनी ज्यादा विक्षोभ ज्यादा होता है उतने ही क्या होती है? तीव्रता। जब अपन गाना सुनते हैं, ध्वनि तरंग की बात करें, जब अपन गाना सुनते हैं एकदम से तेज आवाज आती है, उस समय आपको पता होगा तो विक्षोभ बहुत ज्यादा आता है, आता कि नहीं आता? और जब स्लो होता है तो एकदम से धीर हो जाता है। यानी जब आयाम बढ़ता है तो क्या होती है? तीव्रता भी बढ़ती है। आपतन कोण, आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाया गया कोण, यानी आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? कोण आई। आपतन कोण को किसे लिखते हैं? कोण आई। परावर्तन कोण, परावर्तित कोण नहीं होता, परावर्तन कोण होता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण का अभिलंब के साथ बनाया हुआ कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण, अर्थात कोण आर। अब देखिए परावर्तन के नियम आपके दिमाग में, अपन ने अभी जो परावर्तन का चित्र देखा था वो आपके दिमाग में होना चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों ही एक ही तल में स्थित है। तीनों ही कहां स्थित है? एक ही तल में स्थित है। ये तीनों ही कहां स्थित है? एक ही तल में स्थित है। ये परावर्तन का पहला नियम। कौन कौन स्थित है? आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों ही एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम कौन सा है जो कि अपन ने पढ़ लिया है? कोण आई इज इक्वल टू कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मैंने आपको गेंद से भी उदाहरण बताया था। जैसे अपन गेंद को इसी सीध में फेंकेंगे तो गेंद वापस कहाँ आएगी? सीधी आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? इसी प्रकार
अगर अपन गेंद को यूं फेंके तो गेंद कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ, यानी कोण आई इज इक्वल टू कोण क्या होता है, आर। कोण आई इज इक्वल टू क्या होगा, कोण आर। ये कौन सा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है। ये कौन सा नियम है, परावर्तन का दूसरा नियम है। पहला नियम याद कीजिए, पहला नियम कौन सा है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों ही एक ही तल में, एक ही सरफेस पर स्थित होती है। परावर्तन का दूसरा नियम बताइए, कोण आई बराबर कोण आर, सीधी सी बात है। आपतित, ये देखिए आपतन कोण 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण कितना होगा, कितना होगा 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। आपतित प्रकाश किरण, समझना इसको, आपतित प्रकाश किरण अभिलंब के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कौन सा कोण हो गया, आपतन कोण, यानी कोण आई हो गया। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, 30 डिग्री, है ना। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से, अब यहाँ पर थोड़ा समझना, आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से 20 डिग्री का कोण निर्मित करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना, इसको थोड़ा समझना। आपतित प्रकाश की किरण, ये जैसे प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, ये किससे कोण बना रही है, अभिलंब से नहीं बना करके किसके साथ में बना रही है, परावर्तक पृष्ठ के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 20 डिग्री का। तो अब ये बताइए कि ये अभिलंब और परावर्तक पृष्ठ के बीच में कितना है, 90 डिग्री। कितने डिग्री का है, अब 90 डिग्री में से 20 डिग्री तो इसने बढ़ा लिया है, पीछे कितना रहा, 70 डिग्री, यानी कि कोण आई का मान कितना है, ये थोड़ा ज्यादा पास में बन गया, कितने डिग्री है, 70 डिग्री है। तो बताइए कोण आर का मान कितना होगा, 70 डिग्री होगा। कितना होगा, 70 डिग्री। आपतित किरण तथा परावर्तित कोण के मध्य 44 डिग्री कोण हो, कितना हो, कितना हो, आपतित किरण तथा परावर्तित कोण, या परावर्तित किरण होना चाहिए यहाँ पर, है ना, परावर्तित किरण। तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा, आधा होगा। क्यों, क्योंकि दोनों ही मिलकर के कितने हैं, 44 है, दोनों ही मिलकर के कितने हैं। और अपन ये जानते हैं परावर्तन के दूसरे नियम के अनुसार कि कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है, कोण आर। यहाँ पर क्या दे रखा है, कोण आई प्लस कोण आर इज इक्वल टू 44। कितना दे रखा है, दोनों को मिलाकर के कितना दे रखा है, 44। तो उनमें से किसी एक को ज्ञात करना, तो कितना आ जाएगा, 22 डिग्री। आप लोग इसकी गणितीय व्याख्या करना चाहो तो भी हो सकता है ना, गणितीय करना चाहो तो भी, जैसे कैसे, अपन ये जानते हैं कि कोण आई इज इक्वल टू क्या है, कोण आर, लेकिन दिया हुआ क्या है, कोण आई प्लस कोण आर बराबर कितना दे रखा है, 44। अब कोण आई किसके बराबर है, तो यहाँ पर कोण आई के स्थान पर आप क्या लिख दो, कोण आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, है ना। कोण आर इज इक्वल टू 44। कोण आर और कोण आर कितने होंगे, 2 कोण आर, सॉरी 2 कोण आर इज इक्वल टू 44। तो कोण आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 44 अपॉन 44/2 हो गया। तो कोण आर का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। कितना आ गया, 22 डिग्री। प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंबवतः आपतित होती है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान कितना होगा, कितना होगा, कैसे होगा पता चल गया आपको। जैसे प्रकाश किरण, ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, और ये क्या है इसका, ये क्या है, अभिलंब। अब ये प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ पर, इस पृष्ठ के ऊपर कैसे आपतित होती है, अभिलंबवतः, यानी इस पृष्ठ के लंबवत, यानी इसी 90 डिग्री पर। इधर से प्रकाश की किरण आ रही है, इधर से किसके ऊपर आ रही है, अभिलंब के ऊपर। किसके ऊपर आ रही है, अभिलंब के ऊपर ये प्रकाश की किरण आ रही है, और आपतन कोण का मान का निर्धारण भी किससे हो रहा है, अभिलंब से ही। अपन ये जानते हैं
कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जितना कोण बनता है उसको अपन क्या बोलते हैं? आपतन कोण। तो आपतन कोण कितना हो गया? 0। अब ये किरण अगर इसके अभिलंबवत आपतित हो रही है तो टकरा करके पुनः अभिलंबवत ही जाएगी या नहीं जाएगी? क्योंकि आपतन कोण का मान 0 है तो परावर्तन कोण का मान भी क्या होगा? 0 होगा। किरण वापस इसी दिशा में लौटेगी, क्योंकि कोण आई इज इक्वल टू क्या होता है? कोण आर। ये कौन सी हो गई किरण? आपतित किरण। टकरा करके वापस जा रही है, कौन सी हो गई? परावर्तित किरण। आप लोग चाहे तो लिख सकते हैं भले। अब आगे देखिए, परावर्तन हो रहा है ना, तो परावर्तन में विचलन कोण, परावर्तन में कितना विचलन हुआ? जैसे प्रकाश की किरण जानी कैसे चाहिए थी? मूल पद तो ये था इसका जो डैश डैश दिखा रखा है, लेकिन प्रकाश की किरण गई कहां पे? इस दिशा में। ये परावर्तित किरण है, तो मूल रूप से इसका पथ ये था, और वास्तव में जो किरण कहां गई? इस परावर्तित होकर के यहां पर गई है। तो इस परावर्तित किरण और ये काल्पनिक मूल पथ है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? विचलन कोण। क्या बोलेंगे? विचलन कोण। आपतित किरण के मूल पथ तथा परावर्तित किरण के मध्य बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। आपतित किरण के मूल पथ, ये आपतित किरण का क्या है? मूल पथ, तथा परावर्तित किरण के मध्य, ये कौन सी किरण है? इनके मध्य बना कोण क्या कहलाता है? विचलन कोण। विचलन कोण का मान क्या होता है? 180 डिग्री में से ये टोटल कितना हो रहा है? 180 डिग्री में से कितना निकालना है? 2i। अब सीधी सी बात ये हो गई, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं ना, इसको आप मूल बिंदु मान लो, यहां से यहां तक ये कितने डिग्री का कोण हो गया? 180 डिग्री का। अब अपने को कौन सा चाहिए? ये वाला। इस कोण को अपन जानते हैं, इसको भी अपन जानते हैं, यह इसके बराबर है, यानी कि इसको और इसको जोड़ दें तो मैं एक बार तो कह देता हूं, ये आई है और ये भी आई है, तो 2i हो गया। कितना हो गया? यानी ये टोटल 180 है, इनमें से मैं 2i निकाल दूं तो विचलन कोण आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? दूसरी स्थिति, मैं इसको आई नहीं मान करके मैं कह देता हूं कि ये भी आर है और ये भी क्या है? आर है, यानी 180 में से कितना निकाल लें अपन? 2r निकाल लें। कितना निकाल लें? 2r निकाल लें तो भी क्या आ जाएगा? विचलन कोण डेल्टा आ जाएगा। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। विचलन कोण को किसे लिखते हैं? डेल्टा। 180 माइनस 2i, 180 माइनस 2i, कोण लगा देना ताकि आपको पता चले, है ना। यहाँ पर कोण का निशान बना देना। ये बात आपको समझ में आ गई? विचलन कोण है ना। विचलन कोण का मतलब मूल रूप से जहां जाना चाहिए और वास्तव में किरण कहां गई, उसके बीच में जो डिफ्लेक्शन आया है वो क्या है? विचलन कोण। अब विचलन कोण सिंपल सी बात है, सीधी रेखा अगर आ रही है तो टोटल कोण कितना हो गया? 180 हो गया। ऊपर अपने को आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान पता है, तो आपतन कोण और परावर्तन कोण 180 में से बाकी निकाल दीजिए, पीछे क्या आ जाएगा? विचलन कोण। आपतन कोण का मान 60 डिग्री है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात करो। बताओ देखें, है कैसे निकाला? देखो टोटल कितना कोण है? 180। आपतन कोण कितना है? आपतन कोण कितना है? 60। परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60। टोटल कोण कितना है? 180। 180 में से क्या घटाना है? 60 और 60। तो 180 में से 120 गए तो कितने रह जाएगा? विचलन कोण का मान 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। ये सवाल किसी को समझ में नहीं आ रहा तो बता देना, आगे समझो पीछे। आपतित प्रकाश किरण परावर्तक पृष्ठ से, इसको थोड़ा समझना, एक प्रकाश की किरण आपतित हो रही है, वो परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बना रही है, तो विचलन कोण का मान ज्ञात कीजिए। 100 कैसे निकाला?
देखिए, ये परावर्तक पृष्ठ से 60 डिग्री का कोण बना रही है, इसका मतलब आपतन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री। क्यों? क्योंकि परावर्तक पृष्ठ और अभिलंब के बीच में टोटल कोण कितना होता है? 90 डिग्री। अब आपतित किरण अभिलंब के साथ में कितना बना रही है? 60 डिग्री। तो पीछे जो कोण बचा वो कौन सा कोण होगा? आपतन कोण। आपतन कोण यदि 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 30 डिग्री। तो अपन विचलन कोण का सूत्र क्या है? 180 माइनस 2i अथवा 2r। तो 180 में से कितने घटाएंगे? 60। 180 में 60 के कितने रह जाते हैं? 120 डिग्री। परावर्तन पर आधारित घटनाएं। परावर्तन पर आधारित घटनाएं जैसे ट्यूबलाइट चलती है। आप लोगों ने ये अनुभव किया होगा कि खुले में जब अपन कोई भी बल्ब जलाते हैं, खुले में अपन कोई भी बल्ब अथवा ट्यूबलाइट जलाते हैं तो उनका आसपास उतना प्रकाश नहीं रह पाता जितना कमरे में रहता है। क्यों? क्योंकि कमरे में क्या होता है? बार बार क्या होता है? परावर्तन होता है। क्या होता है? प्रकाश का परावर्तन होता है और वहां पर जो प्रकाश जो है सतह में मिलने का फैल जाता है। अब इसमें जैसे ये ट्यूबलाइट चल रही है, इसके जस्ट पास में सतह है तो सतह से प्रकाश टकराएगा, इधर जाकर के टकराएगा अपने आसपास। ये बार बार क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा, प्रकाश परावर्तित होगा, तो अपने को वस्तुएं दिखाई देती है। अब आप लोगों को मैंने ये भी बताया, दिन के समय में जैसे अपने घर के अंदर सूर्य के प्रकाश किरणें नहीं पहुंचती है, फिर भी अपने घरों के अंदर उजाला रहता है। इसका कारण भी क्या है? परावर्तन। और वो परावर्तन समतल वाला नहीं है, वो विसरित परावर्तन का उदाहरण है। जैसे सूर्य के प्रकाश की किरणें अपने घर के बाहर जो सतह है, जो कि समतल नहीं है, जो कि उबड़ खाबड़ यानी विसरित है, असमतल है, वहां पर गिरने के बाद में किरणें वापस रिफ्लेक्ट होती है इधर उधर दिशा में। कैसे होती है? इधर उधर। समतल में तो एक निश्चित दिशा में जाती है, लेकिन असमतल कोई ग्राउंड हो तो वहां पर क्या होता है? एक किसी भी दिशा में या अनिश्चित दिशा में प्रकाश क्या करता है? परावर्तित होता है। उससे क्या मिलता है अपने को? प्रकाश मिलता है। क्या मिलता है? प्रकाश मिलता है। धूप और प्रकाश दोनों ही अलग अलग है, ये तो जानते हो। धूप और प्रकाश क्या है? अलग है। धूप का मतलब तो ऊष्मा हो गई, जो अपन डायरेक्ट टच में आएंगे तो ही मिलेगी। और प्रकाश का मतलब किसी वस्तु को विजिबल बनाना, यानी देखने में समर्थ बनाना। वस्तु का दिखाई देना ये किसके ऊपर आधारित है? परावर्तन के ऊपर आधारित है। अपन ने ये भी देखा कि कोई भी वस्तु जैसे नीली दिखाई दे रही है, वहां से प्रकाश परावर्तित हुआ, नीला रंग क्या हुआ? परावर्तित हुआ, तभी तो वो वस्तु नीली दिखाई दी। यानी वस्तु का दिखाई देना किसके ऊपर आधारित है? वस्तु में रंग दिखाई देना। ये किसका उदाहरण है? दर्पण से प्रतिबिंब बनना। दर्पण से क्या बनना? प्रतिबिंब बनना। सुबह सुबह या अपन स्नान करके देखते हैं अपना चेहरा, वो किसका उदाहरण है? परावर्तन का। जूते की पॉलिश का चमकना, ये उदाहरण ठीक नहीं है। दर्पण, अगला पॉइंट है दर्पण। दर्पण के लिए अपन पहले ही चर्चा कर चुके हैं। दर्पण की सतह थोड़ी फ्रेश होती है, यानी साफ सुथरी रहती है ना। और फिर उसके दूसरी तरफ क्या लगा रहता है? परावर्तक पदार्थ का लेप लगा रहता है। क्या लगा रहता है? परावर्तक पदार्थ का लेप लगा रहता है। तो दर्पण यहाँ पर दो प्रकार के हैं, एक तो समतल दर्पण और दूसरे है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण अपन ये मान सकते हैं कि ये खोखले गोले का ही क्या है? भाग है। जैसे कोई बड़ा सा खोखला गोला हो, क्या हो? बड़ा सा खोखला गोला हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, माना कि उसकी मोटाई इतनी सी हो सकती, कितनी भी हो सकती है, 4 mm 5 mm कितनी भी हो सकती है। तो उसमें से जैसे पूरा बड़ा गोला है, उनमें से अपन एक चक्री निकाल लेते हैं, तो वो कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। वो कौन सा दर्पण है? गोलीय दर्पण है। अपन पुनः जैसे माना कि अपन ने ये गोलीय दर्पण निकाला, इसको अपन पुनः मिला देते हैं तो ऐसा लगता है कि ये क्या बन गया? पूरा गोला बन गया है। क्या बन गया है? गोला बन गया है। अब आप लोग ये समझ लीजिए कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। क्या आप में से किसी ने कभी इस तरह के दर्पण देखे हैं? देखे कि नहीं देखे? उत्तल दर्पण अवतल दर्पण नहीं देखे हैं या देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो
सबसे अच्छा उदाहरण आपके घरों में जो चम्मच है वो देख लेना। चम्मच जो है ना, चम्मच को यूं कर देना, कौन सा दर्पण हो गया? अवतल। चम्मच को यूं कर देना, कौन सा हो गया? उत्तल दर्पण। समझ में आ गया? आप जाकर के देखना अपना फोटो आज, इधर देखते हैं तो कैसे दिखाई देता है, इधर देखते हैं तो कैसे दिखाई देता, आपको पता चलेगा। एक तरफ अपने इधर देखा तो अपने जो दांत है इतने से वो भी इतने बड़े दिखाई देते हैं, या अपना चेहरा बहुत बड़ा दिखाई देता है। इधर देखा तो अपना चेहरा थोड़ा छोटा दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? छोटा दिखाई देता है। आप लोगों ने ये भी अनुभव किया होगा, जैसे कोई बस में कभी बैठे होंगे तो साइड ग्लास रहता है, साइड ग्लास रहता है, वो थोड़ा सा यूं रहता है। जैसे मैं ड्राइवर हूँ और मेरे को अगर ये देखना तो ये थोड़ा सा उत्तल होता है। कैसा होता है? इस साइड में क्या रहती है? पॉलिश। क्या रहती है? और ये दर्पण कौन सा होता है? उत्तल। अब उत्तल दर्पण क्यों लगाए? वो चाहते तो यूं लगा लेते, अब यूं लगा लेते, लेकिन इस पूरे दर्पण के अंदर एक मोटरसाइकिल ही कवर होती कितनी होती, क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण से। क्या बनता है? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो वस्तु, अब फिर दूसरी बात ये, ऐसा दर्पण यानी उत्तल दर्पण लगाने से इस साइड से कोई आ रहा है तो भी दिख जाएगा, बिल्कुल पास से कोई आ रहा है तो भी दिख जाएगा, और पीछे कोई आ रहा तो भी दिख जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो थोड़ा सा क्या होता है? छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है। प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा। आप लोग देखना उस कांच के ऊपर क्या लिखा रहता है, आप मोटरसाइकिल कांच में बोलियो, ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स आर नियरर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स जो आपको इसमें दिख रहे हैं वो ज्यादा पास में हैं वनिस्पत जो दिख रहे हैं। आप लोगों को ये लगेगा कि ये दूर है, लेकिन वो होते कहाँ है? पास में। दूर इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका प्रतिबिंब कैसा बनता है? छोटा। कैसा बनता है? छोटा बनता है। इसलिए ये समतल दर्पण हो गया। समतल दर्पण का सीधा उदाहरण अपन देख जानते ही हैं, सुबह उठ के जो देखते हैं वो कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये किसके उदाहरण है? गोलीय दर्पण के उदाहरण है। गोलीय दर्पण को किसका भाग मान सकते हैं? खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। ये चमकदार सतह होती है और इधर अपारदर्शी ये लेप लगा रहता है। ये भी इसमें ये उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में क्या होता है? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? जिसका अवतल का अंदर धसा हुआ भाग, अवतल में क्या होता है? अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। अवतल दर्पण में कौन सा भाग काम करता है? अंदर। जैसे इधर से किरणें आ रही है तो ये अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ, यानी कि ये किसकी भांति काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ, यानी इस भाग से किरणें क्या होगी? परावर्तित होगी। तो ऐसा गोलीय दर्पण जिसका अंदर धसा हुआ भाग किसकी भांति काम करे? परावर्तक पृष्ठ का काम करे, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। अवतल अंदर धसा हुआ, उत्तल उभरा हुआ। उत्तल कौन सा होता है? उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा गोलीय दर्पण जिसका उभरा हुआ भाग, जिसका कौन सा भाग? इधर क्या है? इधर इधर पॉलिश है, इधर क्या है? प्रकाश की किरण इधर आ रही है, तो इसका उभरा हुआ भाग किसकी भांति काम कर रहा है? परावर्तक पृष्ठ की भांति काम कर रहा है। ऐसे गोलीय दर्पण को क्या बोलते हैं अपन? उत्तल दर्पण। समतल दर्पण क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में बिंब का मतलब आप जानते ही हैं। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। प्रतिबिंब का मतलब उसकी परछाई या छाया जो बन रहा है ना। समतल दर्पण में U बराबर V होता है, यानी आप लोग इसको समझना, जैसे माना कि वहां पर दर्पण रखा हुआ है और दर्पण और मेरे बीच में दूरी 2 मीटर है। कितनी है? यानी दर्पण और वस्तु के बीच में अगर दूरी 2 मीटर है तो बनने वाला प्रतिबिंब भी दर्पण से कितना दूर बनेगा? 2 मीटर दूर बनेगा। कितना बनेगा? 2 मीटर दूर बनेगा। यानी कि ये, अब ये प्रश्न बन जाता है कि कोई वस्तु जो है दर्पण से 1.5 मीटर दूरी पर रखी हुई है। कितनी? 1.5 मीटर दूरी पर रखी हुई है। तो बताइए बिंब और प्रतिबिंब के बीच में दूरी कितनी है? ऑप्शन ए 1.5 मीटर, ऑप्शन बी 3 मीटर, ऑप्शन सी 4.5 मीटर, ऑप्शन डी
6 मीटर। पहले क्लियर करिए, 3 मीटर। मैंने क्या पूछा प्रश्न? बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। क्या पूछा? बिंब और प्रतिबिंब। डेढ़ प्लस डेढ़ कितनी हो गई? 3 मीटर। समतल दर्पण ये हो गया। यू क्या है यहाँ पर? यू कई बार आएगा। यू का मतलब प्रतिबिंब दूरी, नहीं सॉरी बिंब दूरी। यू का मतलब क्या हो गया? बिंब दूरी। वी का मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी। यू का मतलब बिंब दूरी। अपन ऊर्जा के अंदर, वेग के अंदर यू किसको मानते हैं? प्रारंभिक वेग को। और वी किसको मानते हैं? और इधर भी यू ही समझ लो, पहले वस्तु होगी तो उसको किससे रिप्रेजेंट, वस्तु की दूरी यानी बिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? यू से। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? वी से। और ये दूरियां मूल बिंदु से मापी जाती है। दूरियां किससे मापी जाती है? चतुर्थांश पढ़े होंगे आपने। दूरियां किससे मापी जाती है? मूल बिंदु से। जैसे अब यहां से मापी जाएगी दूरियां, ये जो मूल बिंदु है ना, जैसे कोई अक्ष बना दिया, अक्ष बना देते हैं, एक्स अक्ष है, तो यहाँ से दूरी माप, इस बिंदु से दूरियां मापी जाएगी। इसके इधर है या फिर इधर है या ऊपर है या फिर नीचे। ये आगे बढ़ेंगे अपन। समतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या कितनी है? अनंत है। वक्रता त्रिज्या का मतलब समझ गए आप लोग? जैसे ये कोई दर्पण है, इसको अपन क्या मान सकते हैं? खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान लो। क्या मान लो? इसकी त्रिज्या ही, इस खोखले गोले की त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी? वक्रता त्रिज्या होगी। अब माना कि ये 2 सेंटीमीटर है। कितनी है? 2 सेंटीमीटर। अब अपना दर्पण ऐसा नहीं होकर के यूं है, ये अपना दर्पण इस प्रकार है माना। ये भी एक खोखले गोले का कटा हुआ भाग हो सकता है, तो इसको अपन ये मान लेते हैं कि ये खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है। इसकी त्रिज्या ही, इस गोले की त्रिज्या ही इस दर्पण की क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। माना कि ये 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर। लेकिन धीरे धीरे आप लोग इसको और इसकी वक्रता को और कम करते जाओ, कम करते जाओ, तो ये आर का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। आर का मान क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। और फिर आप धीरे धीरे इसकी वक्रता को और कम करते हुए, और कम करते हुए बिल्कुल स्ट्रेट कर दो। यानी कि कौन सा दर्पण बना दो? तो वक्रता त्रिज्या कहाँ चली जाएगी? अनंत पर। कहाँ चली जाएगी? इसलिए समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वो कहां पर होती है? क्यों होती है? समझ में आ गया है ना? फोकस दूरी भी इसकी कहां होती है? अनंत पर। फोकस दूरी कहां होती है? अनंत पर। वक्रता केंद्र और जो ध्रुव होता है, क्या होता है? वक्रता केंद्र और ध्रुव, उसके बीच की जो दूरी है उसकी आधी, यानी किसकी आधी? वक्रता त्रिज्या की आधी। क्या है? देखो, वक्रता केंद्र ये हो गया और ये क्या हो गया? ध्रुव। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं अपन? वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? तो वक्रता त्रिज्या की आधी, यानी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या अगर 4 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 2 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकस दूरी भी, अब देखो, इसकी वक्रता त्रिज्या अगर अनंत है तो इसकी फोकस दूरी भी क्या होगी? अनंत होगी। बिंब की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, यानी समझ गए आप लोग? जित दर्पण से जितनी दूर वस्तु रखी हुई है, प्रतिबिंब भी उतना ही दूर बनेगा। यानी U इज इक्वल टू क्या होता है? V। माप में बाकी दूरियां मापी अलग अलग जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो बिंब की जो दूरी रहेगी वो ऋणात्मक रहेगी। क्या रहेगी? ऋणात्मक। अपन ये देखते हैं ना, इधर कौन सी दूरी होती है? प्लस में होती कि नहीं होती है? इधर कौन सी होती है? और इधर कौन सी होती है? माइनस में होती है। और ऊपर कौन सी होती है? प्लस में। इस बेस पर आधारित ये दूरी को मापते हैं। इसलिए ये करने का U इज इक्वल टू माइनस वी या V इज इक्वल टू माइनस यू कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है? होता तो क्या है? माइनस U इज इक्वल टू V। बिंब दूरी को
किसमें कैसे मापेंगे? बिंब दूरी क्या होगी? ऋणात्मक होगी नहीं होगी? क्यों? क्योंकि जो मूल बिंदु है वहां से बिंब को किधर रखा गया है? इस साइड में रखा गया है, उल्टा रखा गया है, तो वो कौन सी होगी? ऋणात्मक होगी। यू का मान क्या होगा? ऋणात्मक। बिंब का आकार यानी बिंब की ऊंचाई। बिंब का आकार का मतलब क्या होगा? बिंब की ऊंचाई। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बिंब के आकार का होता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। आभासी प्रतिबिंब में किरणें वास्तव में मिलती नहीं है, बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती है। आभासी प्रतिबिंब सीधे बनते हैं। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिंब के आकार का ही होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई छोटा बच्चा है तो वो दिखेगा तो वो उसको भूत की तरह दिखेगा, नहीं। छोटा बच्चा है तो अंदर भी कैसा दिखेगा? छोटे बच्चे की तरह ही दिखेगा। बड़ा है तो बड़े की तरह दिखेगा। उसके सामने अवतल लगा तो फिर मामला गड़बड़ है। कई बार छोटे बच्चे होते हैं, उनके हाथ में अगर चम्मच आ जाए, छोटा चम्मच आ जाए नया वाला, वो देख देख करके हंसते हैं, तो ये मेरा ऐसा कैसा रूप हो गया। समतल दर्पण में बायां भाग दायां और दायां भाग बायां। शुरू में चक्कर में पड़ते थे, अपन भी छोटे थे तो इधर बाँच रहे बाल, इसमें अलग उल्टा दिख रहा है, होता कि नहीं होता है? तो क्यों? इसको पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल चेंज। ये समतल दर्पण में होता है। दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। जैसा कि अपन वर्णमाला में पढ़ते हैं, किसमें पार्श्व परिवर्तन दर्पण में देखने पर किसमें होता है, किसमें नहीं होता है। जैसे अक्षर ए है उसमें नहीं होगा, दिखाई नहीं देगा। बी है उसमें दिखाई देगा, लेटरल चेंज। दायां भाग बायां और बायां भाग दायां। लेकिन ऐसा नहीं होता है ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये नहीं होता। लेटरल चेंज होता है। केवल क्या होता है? लेटरल पार्श्व परिवर्तन होता है। क्या होता है? दायां भाग बायां और बायां भाग दायां हो जाता है। रेखीय आवर्धन क्षमता यानी प्रतिबिंब का आकार बटा मल्टीप्लीकेशन यानी क्षमता, आवर्धन क्षमता। मल्टीप्लीकेशन यानी एम्प्लीफिकेशन, जिसको अपन बोल सकते हैं कि भाई उसकी क्षमता कितनी है, मतलब वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब कितने गुना बड़ा है या छोटा है, कितना गुना है, इसको अपन क्या बोलते हैं? एम, आवर्धन क्षमता। प्रतिबिंब का आकार बटा बिंब का आकार। तो यहाँ पर समतल दर्पण के लिए प्रतिबिंब का आकार और बिंब का आकार क्या होता है? समतल दर्पण के लिए बराबर होता है। कितना होता है? मतलब कैसे होता है? बराबर होता है। यानी जितना बिंब का आकार है उतना ही क्या होगा? प्रतिबिंब का आकार होगा। यानी 10 मीटर है तो नीचे भी कितना होगा? 10 मीटर। 10 से 10 कट गया तो आवर्धन क्षमता कितनी आ गई? 1। कितनी आ गई? तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन क्षमता कितनी है? +1। कितनी है? +1। जब m धनात्मक हो तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बना? आभासी। कैसा बना? और ये m का मान धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। ये अपन उसमें भी देखेंगे और आगे समझ में आ जाएगा आपको। आवर्धन क्षमता पूरी आएगी, लेंस की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता। जब m ऋणात्मक हो तो बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? उल्टे बनते हैं। समतल दर्पण से बिंब दूरी 5 सेंटीमीटर पर स्थित हो। समतल दर्पण है उससे बिंब कितना दूर है? 5 सेंटीमीटर हो तो समतल दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी बताइए। 5 सेंटीमीटर होगी सीधा सा। समतल दर्पण से बिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है तो बिंब और प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर जुड़ जाएगी। समतल दर्पण से बिंब 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। समतल दर्पण उससे बिंब, यदि बिंब 1 सेंटीमीटर दर्पण की तरफ खिसक जाए, यानी कितना रह गया है, तो प्रतिबिंब और बिंब के बीच की दूरी बताइए। 8 सेंटीमीटर। 4 + 4। समतल दर्पण में दाएं हाथ से बाएं कान को पकड़ने पर दिखाई देने वाला, ये तो पार्श्व परिवर्तन होगा। क्या होगा? पार्श्व परिवर्तन। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स। h ऊंचाई के बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई h/2 होनी चाहिए।
कितनी होनी चाहिए, h/2। यानी कि अगर h ऊंचाई का कोई प्रतिबिंब है, माना कोई लड़का या कोई भी लड़की है, कोई भी व्यक्ति है, वो 6 फीट का है, कितने का है, तो दर्पण कितने का होना चाहिए पूरा चित्र देखने के लिए, 3 फीट का होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 3 फीट का होना चाहिए। मध्य बिंदु पर स्थित बिंब के पीछे की h ऊंचाई की दीवार का, देखो मध्य बिंदु पर स्थित बिंब के पीछे की h ऊंचाई की दीवार का संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण की ऊंचाई h/3 होनी चाहिए। यानी दीवार की कितनी होनी चाहिए, कम से कम h/3। दर्पण की ऊंचाई, दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, दीवार की जो ऊंचाई है उसकी तुलना में कितनी होनी चाहिए, 1/3। कितनी होनी चाहिए, 1/3। और किसी व्यक्ति का पूरा चित्र देखने के लिए दर्पण का आकार कितना होना चाहिए, आधा होना चाहिए उसकी ऊंचाई का। नंबर 3, तीसरी स्थिति है, प्रतिबिंब के सापेक्ष वेग डबल होगा। क्या होगा, डबल होगा। अगर अपने को ऐसा लगेगा बिंब दर्पण की ओर बढ़ेगा तो अंदर की ओर जो वेग होगा वो डबल दिखाई देगा। कितना होगा, यानी बिंब का जो जितना वेग होगा उसके वनस्पत प्रतिबिंब जो आता हुआ कितना दिखेगा, डबल दिखाई देगा। चौथी स्थिति है, आपतित किरण की दिशा को नियत रखते हुए, आपतित किरण की दिशा को क्या करना है, नियत रखते हुए समतल कोण को Q कोण पर घुमाने पर, या थीटा भी मान सकते हैं, थीटा कोण पर घुमाने पर परावर्तित प्रकाश किरण 2Q कोण घूम जाती है। कितनी घूम जाती है, 2Q कोण घूम जाती है। एक सरफेस दीजिए, कोई भी सरफेस दीजिए, जैसे ये परावर्तक पृष्ठ है, ये क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, ये आपतित किरण है, ये क्या है, आपतित किरण। अब ये क्या कह रहा है कि इसको तो आप लोग चेंज मत कीजिए, ये आपतित किरण है तो परावर्तित किरण जस्ट इसके यूं होगी, होगी कि नहीं होगी। अब क्या होता है, अब इस परावर्तक पृष्ठ को, ये जैसे यहां से आप लोग ये मान लीजिए कि यहां से अभिलंब ऊपर जा रहा है, ये कौन, ये क्या है, आपतित किरण, ये क्या है, और ये क्या है, परावर्तित किरण। इसको चेंज नहीं करना है और इसको थोड़ा यूं कर दी, कितना घुमाया, पहले यहां था, अब इसको परावर्तक पृष्ठ को पहले इस साइड में ऐसे था नहीं था, अब इसको यूं कर दिया, यानी इसके और इस पूर्व स्थिति और इसके बीच में कितने डिग्री कोण है, थीटा। कितने का है, थीटा। और इसकी स्थिति ये की ही रखनी है, तो ये जो परावर्तन जो होगा वो पहले की तुलना में 2 थीटा बढ़ जाएगा, यानी 2 गुना बढ़ जाएगा। कितना, पहले जैसे परावर्तन यहाँ गिर करके परावर्तन यहीं हो रहा था, अब परावर्तन, ये परावर्तित की आपतित किरण की स्थिति तो चेंज करनी नहीं है, यहाँ अगर आपने किरण डाली तो पहले वाली स्थिति में तो जाएगी नहीं, क्योंकि धरातल चेंज हो गया, ये और ज्यादा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से जो Q था उसकी 2Q में वो क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। यानी कि पहली स्थिति क्या थी, यहां से किरण आई और इधर गई, गई कि नहीं गई, यानी क्या था, ये कौन सा कोण था, आपतन कोण, और ये कौन सा कोण था, आर। इस स्थिति के अंदर ये सामान्य स्थिति थी। अब अपन ने क्या किया, इसको क्या कर दिया, Q कोण पर घुमा दिया। क्या कर दिया, सतह को, किसको घुमाया, सतह को। देखिए यहां से घुमा करके अपन इसको उठा करके यूं लिया, ये इसकी दिशा चेंज नहीं करी है, तो अब जैसे ही इसको यूं लाए तो ये प्रकाश की किरण इधर नहीं जा करके इस साइड में आ गई। समझे कि नहीं समझे। और ये जो डिफ्लेक्शन जो हुआ है वो यहां माना कि अपन ने 30 डिग्री किया है, कितना किया है, इधर कितना होगा, 60 डिग्री। परावर्तित किरण के बाद में कितना डिफ्लेक्शन होगा, 60 डिग्री होगा। यहां देखिए होना कितना चाहिए था, अपन ने इसको 30 डिग्री घुमाया, ये 30 डिग्री ही आ जाती, कितनी आ जाती, 30 डिग्री। लेकिन हुआ कितना, अब जैसे ये यहां से अपन ने इस पृष्ठ को यूं किया, ये कितनी होनी, यहां से माना 30 डिग्री किया, तो जैसे यूं किया तो ये यहां पर नहीं जाकर के 30 डिग्री आगे खिसक जाती है, लेकिन ये कितनी खिसकती है, 60 डिग्री। यानी Q कोण अगर अपन इसको डिफ्लेक्ट करते हैं, किसको, परावर्तक पृष्ठ को,
तो जो डिफ्लेक्शन जो होता है परावर्तित किरण में वो कितना होता है, 2 गुना होता है, यानी डबल होता है। क्या होता है, डबल होता है। 2 मीटर ऊंचाई के बिंब को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए, आधी चाहिए। कितनी चाहिए, तो यानी कितनी चाहिए, 1 मीटर। 1.5 सेंटीमीटर बिंब का संपूर्ण प्रतिबिंब समतल दर्पण में देखने के लिए समतल दर्पण की ऊंचाई कितनी चाहिए, आधी। आधी तो चाहिए। समतल दर्पण को 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाता है, यानी जो पृष्ठ जो है, परावर्तक पृष्ठ जो है उसको 30 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित प्रकाश की किरण कितने कोण से विचलित हो जाएगी, 60 डिग्री। कितने कोण से हो जाएगी, 60 डिग्री से हो जाएगी। यदि बिंब 5 मीटर पर सेकंड वेग से चलता है, बिंब कितने से चलता है, 5 मीटर पर सेकंड के वेग से चलता है, तो उसके सम्मुख स्थित समतल दर्पण में प्रतिबिंब की सापेक्ष ढाल कितनी होगी, डबल। कितनी होगी, डबल होगी। अब आ जाता है आपके समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या का निर्धारण। समतल दर्पण में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, संख्या n इज इक्वल टू 360 अपॉन थीटा। कितना है, 360 अपॉन थीटा, जहां थीटा 2 समतल दर्पणों के मध्य का कोण है। थीटा क्या है, 2 समतल दर्पणों के मध्य का कोण है, यानी कि कितने समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण के मध्य कितने प्रतिबिंब बनेंगे उससे रिलेटेड लेकर ये प्रश्न है। जब n सम हो, क्या हो, n क्या हो, संख्या क्या हो, सम हो, और जब n क्या हो, विषम हो। वस्तु सममित रूप से, ये अपन आगे देखेंगे। इसका देखिए, जब वस्तु सममित रूप से रखी हो, कैसे रखी हो, सममित रूप से रखी हो, तो प्रतिबिंब के सूत्र के संख्या का सूत्र क्या होगा, n-1। और इसमें असममित रूप से रखी गई हो तो भी क्या होगा, सेम ही रहेगा। और इधर जब क्या हो, विषम सममित रूप से हो, जब n क्या हो, विषम और सममित रूप से हो, तो n-1 और असममित रूप से हो तो n होगी, यानी एक उसमें कम होगा, नहीं सॉरी ज्यादा होगा, बाकी नहीं निकलेगा। अब देखिए, जब n बराबर 360 अपॉन थीटा भिन्न संख्या हो तो सममित तथा असममित रूप से रखी वस्तु प्रतिबिंब संख्या का n का पूर्णांक होगा। जैसे कोई उत्तर आ जाता है 3.2, तो उसका उत्तर क्या होगा, 3। प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी, 3। जैसे 4.8 हो तो प्रतिबिंब की संख्या 5 नहीं करनी है, क्या करनी है, 4। 0.2 तथा 0.8 वाली इमेज को शामिल नहीं किया जाता, मतलब एक से कम कोई इमेज आ रहा है उत्तर, उसको शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये धुंधली इमेज बनती है। अब देखिए, सममित का मतलब क्या होता है, जब वस्तु दोनों दर्पणों से समान कोण बनाती है। जब वस्तु क्या करती है, जब 2 दर्पण है, कितने दर्पण है, 2 दर्पण है, और वस्तु उनके बीच में रखी हुई है, यानी दोनों के दोनों दर्पणों से कितना कोण बना रही है, समान कोण बना रही है, तो उस वस्तु को की स्थिति कौन सी है, सममित स्थिति है। और असममित का मतलब क्या होता है, समान कोण जब नहीं बनाती है। उदाहरण देखेंगे अपन, जैसे इसमें 20 डिग्री का और इसमें कितने का बना रही है, 40 डिग्री का। कितने दर्पणों के बीच में, 2 दर्पणों के बीच में। 2 समतल दर्पणों के मध्य का कोण 30 डिग्री है। कितना है, 2 समतल दर्पण के मध्य का कोण कितना है, 30 डिग्री है। तो थीटा का मान कितना है, 30। थीटा का मान कितना है, 30। तो एन का मान कितना आया, 360 बटा 30, यानी एन का मान कितना आया, 12 आया। एन कितना आया, जब 12 आया, 12 का मतलब क्या है, 12 का मतलब संख्या कौन सी आ गई, सम। 12 का मतलब कौन सी आ गई, सम। तो क्या आएगा, आएगा उत्तर n-1। जब n क्या हो, सम। समतल दर्पण से प्रतिबिंबों की संख्या का निर्धारण में सबसे पहले क्या निकाला जाता है, n का मान। n का मान किसे निकालते हैं, 360 बटा थीटा। यहाँ पर थीटा क्या है, 2 समतल दर्पण के बीच में बना हुआ कोण है। यहां से n का मान निकल करके आएगा। अब n का मान क्या आएगा,
या तो आएगा सम या फिर क्या आएगा विषम। अब सम और विषम में भी दो स्थितियां हैं। माना कि सम मान आ गया तो अब उसमें ये पता लगाया जाएगा कि वस्तु सममित है या फिर असममित है। सममित का मतलब क्या है, दोनों दर्पणों के ठीक बीच में, दोनों दर्पणों के ठीक बीच में, तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी। और दोनों दर्पणों के अगर बीच में नहीं है तो वो कौन सी स्थिति कहलाएगी, असममित। सममित स्थिति है तो n-1 और असममित स्थिति है तो भी क्या है n-1। जब n का मान क्या आया, सम आया। इसके विपरीत यदि n का मान क्या जाता है, विषम। n का मान क्या जाता है, विषम। तो जब सममित स्थिति होती है उसमें तो क्या आएगा, प्रतिबिंबों की संख्या n-1। और जब असममित स्थिति आती है तो उसमें क्या होगा, केवल n। आगे अपन देखेंगे। दो समतल दर्पणों के मध्य का कोण कितने डिग्री का है, 30 डिग्री है। तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। थीटा इज इक्वल टू क्या है, 30 डिग्री। ये अपने n का मान कितना आ गया, 12 आ गया। दोनों स्थिति में निकाल लीजिए, सममित में भी निकाल लो और असममित में भी निकाल लो, क्योंकि दोनों का उत्तर इसमें तो सेम ही है। कितना है, n-1। n का मान 12 आ गया, इसका मतलब बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 11। दोनों ही स्थितियों में कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 11। तब जब दो समतल दर्पण के बीच में कितने डिग्री का कोण हो, 30 डिग्री का, और उसके बीच में कहीं पे भी कोई वस्तु रखी हुई है तो देखो, वस्तु रखी हुई है, किरणें परावर्तित होकर के एक दूसरे का फोटो एक दूसरे का बनाएगी नहीं बनाएगी, तो उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 11। कितनी होगी, 11। अपन कई बार जाते हैं किसी भगवान के मंदिर में जाते हैं तो कांच लगे रहते हैं। अब अपन एक होते हैं लेकिन वो इधर उधर डिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्शन होकर के, परावर्तित होकर के अपने बहुत सारे प्रतिबिंब बनाते हैं वहां पर छोटे छोटे कांचों में। वो क्या होता है, परावर्तन होता है। क्या होता है, परावर्तन। थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। 360 बटा 60, 6। वापस सम संख्या आ गई। सम संख्या के लिए क्या है, n-1, 5 आ जाएंगे। थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। निकाल सकते हैं आप, 3 3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, थीटा बराबर 90, इसका मतलब 360 बटा 90। कितना आया, सम आया है, विषम। सम आ गया तो समय n-1, 4 - 1 बराबर 3। थीटा बराबर 120 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। 360 बटा 120 तो कितना आया, 3। कितना आया, विषम आई। क्या आया, विषम। दोनों स्थिति में याद कीजिए, 3 - 1 और 3, यानी सम्मित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे, 2, और असम्मित हो तो 3। ये बता रहा है ना अपन, जैसे कोई भी दर्पण हो, माना कि दो दर्पण है, समतल दर्पण। अगर वस्तु, बताइए दीजिए मेरे को एक बार, प्रश्न ऐसा, प्रश्न या तो दिया हुआ रहेगा, प्रश्न या तो दिया हुआ रहेगा या दिया हुआ नहीं है, इसलिए तो अपन दोनों स्थितियां निकाल रहे हैं। दिया हुआ नहीं है इसलिए दोनों स्थितियां। अब जैसे ये दोनों क्या है, दर्पण है। अब इन दोनों दर्पणों के जस्ट बीच में है, इसका मतलब वस्तु की स्थिति क्या है, सममित है। और वस्तु अगर यहाँ है या फिर ऊपर है, किसी दर्पण के पास में है, तो वो स्थिति कौन सी होगी, असममित स्थिति होगी। जब थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री है तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। 360 बटा 72 कितना आया, 5। सममित स्थिति में कितना बनेगा, n-1, 4, और असममित में कितना बनेगा, 5, क्योंकि n होता है, विषम आया है इसलिए। जब थीटा बराबर 50 डिग्री हो तो बताइए, निकालो देखें। 360 बटा कितना आया, 7.2 आया। तो बताइए n का मान कितना आ गया, 7। कितना आया, विषम आया।
विषम में दो स्थितियां हैं, जब सम्मित हो तो n-1 और असम्मित हो तो n। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? जब सम्मित हो तो 6 और जब असम्मित हो तो 7। जब थीटा बराबर 80 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितने, प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 4। निकाला ही नहीं आगे, इसे डायरेक्ट बता दिया 4। कितनी होगी? सम्मित है 4, तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? कितनी होगी? 3। इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना आप, है ना, सुधार लेना। n-1 के हिसाब से कितनी आएगी? 3 आएगी। दोनों स्थितियों में 3 ही आएगी सब में। कोई डाउट हो तो बता दीजिए। कोई डाउट है क्या आपको? डाउट हो तो अभी क्लियर कर देते हैं। नहीं है? प्रतिबिंब की संख्या कहाँ आ रही है? वो तो अपन n निकाल रहे हैं केवल, नहीं है। n प्रतिबिंब की संख्या तो कब है? n-1 सम्मित हो तो क्या है? n-1। दो स्थितियां हैं, एक तो सम और एक विषम। यदि n का मान सम प्राप्त हो जाता है, n का मान क्या प्राप्त हो जाता है समझना आप लोग। यदि अपन सबसे पहले क्या करेंगे? n का मान निकालेंगे। क्या करेंगे? n का मान कैसे निकालेंगे? 360 बटा थीटा। किसे निकालेंगे? 360 बटा थीटा। फिर अपन विचार करेंगे कि मान क्या आया, सम आया है या विषम। अगर 0.2 में आया है, माना कि 4.8 आ गया तो क्या लेंगे? 4। यदि 6.7 आ गया तो कितना लेंगे? 6। उस मान को लीजिए आप लोग। दो स्थितियां बन सकती है, या तो n का मान सम में आएगा या फिर किस में आएगा? विषम में। यदि मान सम में आ जाता है, यदि मान किस में आ जाता है? सम में आ जाता है, तो प्रतिबिंबों की संख्या का सूत्र सममित और असम्मित दोनों ही स्थितियों में n-1 होगा। कितना होगा? n-1। नंबर दूसरी चीज, यदि n का मान विषम आ जाता है तो प्रथम स्थिति, अर्थात यदि कौन सी स्थिति हो? सम्मित स्थिति हो। सम्मित का मतलब दोनों दर्पणों के मध्य यदि वस्तु रखी हुई हो। सम्मित का मतलब क्या होता है? यानी दोनों दर्पणों के मध्य बराबर का कोण हो, यदि वस्तु बना रही है, तो उस स्थिति को अपन क्या कहते हैं? तो सम्मित में क्या होगा? n-1। और असम्मित में कितने प्रतिबिंब बनेंगे? n। कितने बनेंगे? n। ऊपर से इस चीज का ध्यान रखें, यहाँ पर n प्रतिबिंबों की संख्या नहीं। प्रतिबिंबों की संख्या कब ज्ञात करेंगे? n का मान निकलने के बाद में। n सम आता है अलग स्थिति, n विषम आता है तो अलग स्थिति। क्लियर? क्या हुआ? सम्मित और असम्मित को जोड़ने से अलग अलग है, अलग अलग स्थितियां बताइए ना। n तो निकालना पड़ेगा, n से प्रतिबिंबों की संख्या निकलेगी। n से क्या निकलेगा? प्रतिबिंबों की संख्या निकलेगी। पहले अपने को n निकालना है, ये एक मान निकालना है अपने को। उसमें दोनों स्थितियां हैं। ये इस प्रश्न में ये नहीं दिया हुआ है कि भाई उस प्रतिबिंब की स्थिति सम्मित है, नहीं सॉरी, बिंब की स्थिति सम्मित है या फिर असम्मित। इसलिए अपन क्या निकाल रहे हैं? दोनों स्थितियों का उत्तर निकाल रहे हैं। प्रश्न में ऐसे भी दिया हुआ आ सकता है, यदि दो दर्पणों के मध्य 60 डिग्री का कोण बन रहा है और बिंब जो है सममित स्थिति में है, क्या दिया जा सकता है? सममित स्थिति में है, बताओ प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? या यूं भी दिया जा सकता है, दो समतल दर्पणों के मध्य 50 डिग्री का कोण है, वस्तु प्रतिबिंबों के बीच में असम्मित स्थिति में है, बताओ संख्या कितनी होगी? दोनों अलग अलग स्थितियां हैं, दोनों ही क्या है? अलग अलग स्थितियां हैं। दो समतल दर्पण परस्पर समांतर हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? अब जब दोनों दर्पण क्या हो? समांतर हो, तो समांतर है, इसका मतलब थीटा का मान कितना हो गया? 0 डिग्री। कितना हो गया?
0 डिग्री। कोई भी किरण समांतर होती है तो इसका मतलब क्या होता है, कितने डिग्री का कोण होता है, 0 डिग्री। कितना होता है, 0 डिग्री हो गया। 360 बटा थीटा, तो एन का मान कितना आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। कितना आएगा, अनंत। यहाँ प्रतिबिंबों की संख्या अनंत आएगी। अब आप उसमें से एक निकाल दो तो भी अनंत ही आएगा उत्तर। हालांकि यहाँ पर एन प्रतिबिंबों की संख्या नहीं है, लेकिन अगर दोनों स्थितियां उत्पन्न करके देख लो, या तो n-1 होगा या फिर क्या होगा, n होगा। तो दोनों स्थितियां निकाल लो तो भी उत्तर कितना आएगा, अनंत ही आएगा। थीटा बराबर 100 डिग्री हो तो प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। थीटा बराबर कितना हो, 100 हो तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है, 2 स्थितियां हैं। कौन कौन सी, ये किसमें आएगा, ये किसमें है, असममित में। असममित में, ये असममित में, सममित में कौन सा आएगा, सममित में n-1 बराबर कितना आएगा, 3-1 बराबर 2। इसको करेक्ट कर लीजिए। हाँ अब देखिए, एकल परावर्तन। एकल परावर्तन यानी जब एक बार परावर्तन होता है। एकल परावर्तन का मतलब क्या होता है, जब एक बार परावर्तन होता है तो उस समय अपन ने विचलन कोण निकाला था, वो कितना था, 180 डिग्री -2i अथवा 180 डिग्री -2r, यही निकला था ना। अब इसमें देखिए आप लोग, ये स्थिति बन रही है, दर्पण है। कितने दर्पण है, 2 दर्पण है। यहाँ पर कितने दर्पण है, एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण मतलब परावर्तक पृष्ठ हो गया। समतल दर्पण का मतलब क्या है, परावर्तक पृष्ठ। यहाँ पर कितने दर्पण हैं, 2 दर्पण हैं। बारंबार क्या होगा, परावर्तन होगा। क्या होगा, परावर्तन होगा। द्विपरावर्तन का मतलब जब 2 बार परावर्तन होता है। अब देखिए, प्रकाश की किरण, समझना आप लोग, है ना, प्रकाश की किरण इधर से आई, परावर्तित होकर के कहा गई, यहाँ पर गई। यानी ये यहाँ पे भी अपन क्या बना सकते हैं, या विलंब बना सकते हैं। ये पृष्ठ है क्या, नहीं है, ये क्या बन गया। अब आप लोग ये देखिए, ये किरण यहाँ से यहाँ आई, ये कोण आई हो गया, ये कोण कौन सा हो गया, आर हो गया। अब ये किरण जो कि परावर्तित किरण थी, इस पृष्ठ के लिए किसका काम कर रही है, आपतित किरण का। किसका काम कर रही है, और वापस ये किरण परावर्तित होकर के इधर निकल गई। निकली कि नहीं निकली, यानी परावर्तन कितनी बार हुआ, 2 बार परावर्तन। अब 2 बार परावर्तन हुआ, उस स्थिति के अंदर इसका जो मान जो है वो कितना होगा, यानी यहाँ जितने डिग्री का कोण होगा, यानी यहाँ जितने डिग्री का कोण होगा उससे डबल 360 में से निकालना पड़ेगा। 360 यहाँ पर क्यों लिया गया है, देखो ये जो विचलन हुआ है वो 180 डिग्री से भी ज्यादा हुआ है। कितना हुआ है, 180 डिग्री से ज्यादा। अब 180 डिग्री का मतलब ये किरण वास्तव में तो इधर जानी चाहिए, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, जानी चाहिए। लेकिन ये किरण कहां से इधर होकर के वापस यूं होकर के कहां चली गई, इधर चली गई। यानी यहां से अगर देखा जाए, ये किरण यहां से और अंतिम बार में जो किरण परावर्तित हो रही है उसके बीच में कोण कितना बन रहा है, लगभग आप ये मानो 180 से ऊपर बन रहा है, नहीं बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ पर जो विचलन कोण का सूत्र लिया गया है उसमें कितना है, 360 माइनस 2q। कितना लिया गया है, 360 माइनस 2q। यहाँ पर ये दर्पण के बीच का कोण है, दोनों दर्पणों के बीच का कोण है, और ये दोनों दर्पणों द्विपरावर्तन हो तो ये विचलन कोण है। 2 समतल दर्पणों के मध्य का कोण 60 डिग्री हो तो विचलन कोण का मान बताइए। 2 समतल दर्पण, कितने समतल दर्पण है, 2 समतल दर्पण है, तो कितना होगा, 360 माइनस 2q, तो कितना हो जाएगा, 240 डिग्री। यहाँ पर एक समतल दर्पण है, यहाँ पर कितने हैं, एक समतल, एक परावर्तक पृष्ठ है। पेरिस्कोप यानी परिदर्शी, कैलिडोस्कोप यानी बहुरूपदर्शी या बहुमूर्तिदर्शी। परिदर्शी परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है, ये नाम है। और ये बहुल परावर्तन यानी ज्यादा बार परावर्तन, जैसा अपन ने ये देखा ना, बहुल परावर्तन,
ऐसी स्थिति और भी आ सकती है, ये बार बार परावर्तित होती रहे, ऐसी भी संभावना बनती है। आपने ये देखा होगा, वो क्या बोलते हैं, वो आती है ना लाइटिंग होती है जिसमें पौधे टाइप में आती है ना, उसको क्या बोलते हैं, अपन किसी को गिफ्ट भी देते हैं। इस तरह का पूरा ये, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, गुच्छा आता है ना, इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण बार बार परावर्तित होती रहती है। क्या होती रहती है? बार बार परावर्तित होती रहती है, जिससे वो चमकती है। बार बार परावर्तन हो सकता है। परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। कैलिडोस्कोप किसके ऊपर आधारित है? बहुल परावर्तन के ऊपर आधारित है। इसमें दो समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में कितना? दो समतल दर्पण, इसमें तीन समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पानी में डूबी हुई पनडुब्बी के बाहर का दृश्य देखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग याद रखना आपको, रंग बिरंगे खिलौने में इसका उपयोग होता है। अब आ जाता है अपना गोलीय दर्पण। अपन ने किसकी चर्चा कर ली है अभी तक? समतल दर्पण। किसकी चर्चा करी है? समतल दर्पण। एक बार इनका चित्र देखिए। इसमें दूरी निकालने के लिए हाँ, वो फाइबर ही होता है, जो बहुत बार परिवर्तन होता है नहीं होता वो जो चित्र मैंने अभी बताया था उसको प्रकाश तंतु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश तंतु। देखिए, ये सबसे पहला अपना आ जाता है अवतल दर्पण, और इधर कौन सा है? उत्तल दर्पण। अपन इस बात को समझ चुके हैं कि अवतल दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग किसका काम करेगा? परावर्तक पृष्ठ का। किसका काम करेगा? अवतल दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है, और उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ का काम करता है। इस चीज को भूलना नहीं है आपको। अवतल दर्पण का अंदर धसा हुआ भाग, उत्तल दर्पण का उभरा हुआ भाग, इनके विपरीत दिशा में पॉलिश की हुई रहती है। क्या की हुई रहती है? पॉलिश। ये चमकदार भाग होता है, ये अपारदर्शी होता है, वो चमकदार और अपारदर्शी। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। और इधर कौन सा है? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण को भी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, और उत्तल दर्पण को भी कटे हुए खोखले गोले का भाग मान सकते हैं। ये इसका द्वारक है पूरा, यहां से लगा कर इसको एमएन से प्रदर्शित करते हैं। किससे? एमएन। इसका ये एम और ये एन। ये कौन सा, देखो आप लोग समझना, ये कौन सा दर्पण है? अवतल। अब इसको समझे कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या आ रही है वो किस तरफ आ रही है? इस मूल बिंदु से इस साइड में आ रही है, यानी विपरीत दिशा में आ रही है। इसका मतलब आप लोग ये समझे कि इसकी जो वक्रता त्रिज्या जो है और एफ जो है वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव? क्या होगी? नेगेटिव होगी। क्या होगी? नेगेटिव। और इधर देखिए, इसको, ये उत्तल दर्पण है, इसको इस गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, यानी इसका मूल बिंदु ध्रुव कहां पर है? यहाँ पर है। अब ये जो दूरी जो मापी जाएगी, ध्रुव से इधर वाली दूरियां क्या होती है? धनात्मक। यानी उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक। अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी क्या होती है? क्यों होती है? समझ में आ गया? क्योंकि दूरियां कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से। कहां से मापी जाती है? मूल बिंदु से मापी जाती है। मूल बिंदु के बाईं ओर चलने पर, ये मूल बिंदु है, इसके बाईं ओर चलने पर दूरियां क्या हो जाती है? ऋणात्मक। मूल बिंदु के दाईं ओर चलने पर दूरियां धनात्मक। मूल बिंदु के ऊपर की दूरियां धनात्मक। मूल बिंदु के नीचे की दूरियां
ऋणात्मक। समझ में आ गया? इधर की यहां से मापेंगे, यहां से इधर की दूरियां, यहां से इधर की दूरियां, यहां से नीचे की दूरी, यहां से ऊपर की दूरी, धनात्मक। समझ में आ गया? अब देखिए, अब चूंकि ये अवतल दर्पण है, इसका मूल बिंदु यहां पर है, इसका मूल बिंदु। अब आप लोग इसको भूल जाओ तो ये अवतल दर्पण दिख रहा है आपको? दिख रहा कि नहीं दिख रहा? इस गोले को छोड़ दीजिए, तो ये अवतल दर्पण है, इसका मूल बिंदु ये हो गया। अब मूल बिंदु से फोकस और जो वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र वो किस साइड में है? ऋणात्मक साइड में है कि नहीं है? तो इसकी फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या क्या हो गई? ऋणात्मक। इसकी क्या हो गई? धनात्मक। सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा नहीं। एक स्थिति और आएगी, एक स्थिति आएगी, यहां पर यह बात इंपॉर्टेंट है। सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, सामान्यतः, हर स्थिति में नहीं। सामान्यतः क्या होता है? वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्यों? क्योंकि किरणें वास्तव में मिलती हैं। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ सामान्यतः लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हुआ है सदैव। यहाँ पर क्या है? सदैव। सामान्यतः वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, और इधर सदैव आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, हमेशा ही। चाहे आप वस्तु को कहीं भी रख दो, प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा ही बनेगा। यानी उत्तल दर्पण में किरणें वास्तव में मिलेगी नहीं, उत्तल दर्पण में किरणें वास्तव में मिलेगी ही नहीं। क्या होगा? मिलती हुई प्रतीत होगी, तो प्रतिबिंब आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। अब सीधे और उल्टे कैसे होते हैं वो भी अपन समझेंगे थोड़ी देर बाद में। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब सामान्यतः क्या बताया गया है? सामान्यतः कैसे बनते हैं? वास्तविक और उल्टे। इसका मतलब आभासी और सीधे भी बनते हैं। इसका मतलब आभासी और सदैव नहीं, सामान्यतः ये स्थिति बनती है, वास्तविक और उल्टे बनते हैं। लेकिन अपन एक स्थिति ऐसी आएगी जहां अपन वस्तु को रखेंगे और प्रश्न वहीं से पूछा जाता है कि वस्तु का बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग करेंगे? तो अपन चक्कर खा जाते हैं। आभासी प्रतिबिंब, इसका मतलब तो वही होगा, सीधा प्रतिबिंब वही होगा। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर यहाँ पे क्या बनता है? वस्तु का बड़ा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनेगा। द्वारक, ये मैंने आपको द्वारक बता दिया है। ये चरम सीमाएं जो होती है इनको क्या बोलते हैं? द्वारक। ये पूरा का पूरा क्या हो गया? द्वारक। ये पूरा क्या है? द्वारक, जिसको mn से प्रदर्शित करते हैं। दर्पण के जिस भाग से परावर्तन होता है, ये पूरा भाग हो गया ना, जिस भाग से क्या हो रहा है? परावर्तन हो रहा है, उसको क्या कहते हैं अपन? द्वारक कहते हैं। mn से प्रदर्शित करते हैं, लिख सकते हैं आप, mn से प्रदर्शित करते हैं, mn से प्रदर्शित करते हैं। ध्रुव, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है? ध्रुव, जिसको अपन किसे लिखते हैं? P, P यानी पोल। पोल, पोल होता है ना, पोल, इंग्लिश में पोल वर्ड होता है ध्रुव। देखिए, दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, लिख लीजिए। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। अब आ जाता है वक्रता केंद्र। दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है उसका केंद्र ही, उस खोखले गोले का भाग ही क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। इसे कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? C से प्रदर्शित करते हैं। C यानी सेंटर। C का मतलब क्या होता है? सेंटर से प्रदर्शित करते हैं, C। बार बार जब अपन पढ़ेंगे तो ये आएंगे, C, MN, F, ये चीज है ना। वक्रता केंद्र को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल C से। कैपिटल C है, स्मॉल c नहीं। मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C और ध्रुव P से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा है, उसको क्या बोलते हैं अपन? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष देखिए आप लोग कौन सी?
ये तो है सी और ये क्या है पी, इसको मिलाने वाली इस रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ये क्या है पी, ये क्या है सी, इसको मिलाने वाली रेखा को अपन क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। फोकस बिंदु या इसका दूसरा नाम मुख्य फोकस, इसका दूसरा नाम लिख लीजिए आप लोग, क्या है, मुख्य फोकस। इसे कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसे, कैपिटल एफ, न कि स्मॉल एफ। किसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर, ये अपन ने उस दिन भी देखा था, जैसे मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश की किरण आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है वो उसका मुख्य फोकस कहलाता है। यानी कि ये देखिए, आप लोग चित्र भी बना सकते हैं। जैसे ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, मुख्य। ये कौन सा, ये क्या हो गया, पी हो गया। ये क्या है, एम। ये क्या है, एम। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र सी। क्या हो गया, सी। अब देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहा जाता है। उस बिंदु क्या कहा जाता है, कैपिटल एफ। क्या कहा जाता है, कैपिटल एफ। ये बिंदु क्या कहलाएगा, कैपिटल एफ। ये बिंदु क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र। अब आप लोग ये देखते हैं कि ये केंद्र है और ये इसकी बाहरी, यानी अपन ये मान सकते हैं कि परिधि का अंतिम हिस्सा है। तो यहां से यहां तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर। क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या आर। आप लोग इसको देखिए, ये पी और एफ यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी, इसको तो मुख्य फोकस कहते हैं, इसको ध्रुव कहते हैं। इसके और इसके बीच की दूरी को स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहते हैं, मुख्य फोकस और दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी अर्थात स्मॉल एफ। मुख्य फोकस किसे कहते हैं या फोकस बिंदु किसे कहते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर कोई सी भी प्रकाश की किरण हो। यानी कि आप लोग ये देख लें, प्रकाश की किरण यहां से गुजार दो, प्रकाश की किरण यहां से गुजार दो, यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर है तो वो निश्चित रूप से जिस बिंदु से गुजरेगी, मैं यहां से इस किरण को यहां से गुजारूं तो भी ये किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। यहां से गुजारूं तो भी ये किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से गुजरेगी। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कैपिटल एफ कहते हैं। अब आप लोग दूसरी चीज ये समझ लीजिए, ये त्रिज्या माना कि 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है, तो स्मॉल एफ यानी फोकस दूरी का मान 5 होगा। यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। माना कि किसी दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40। माना कि किसी दर्पण की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या डबल होगी कि नहीं होगी, कितनी होगी, 40 सेंटीमीटर। यदि किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इसको उतार भी लिया आपने। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। ध्रुव से वक्रता केंद्र है ना, इसको अपन क्या मान सकते हैं, खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। तो खोखले गोले का जो केंद्र है वही तो वक्रता केंद्र है। खोखले गोले का केंद्र ही क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या, ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फोकस दूरी,
फोकस दूरी का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, P से कैपिटल F के बीच की दूरी। ध्रुव P से फोकस बिंदु, इसका नाम क्या है? कैपिटल F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको किसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f। यहां पर आप लोग लिख लीजिए, फोकस दूरी जो है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में इस प्रकार का संबंध है। स्मॉल f इज इक्वल टू क्या होता है? दो मिनट में कॉल करता हूँ सर वापस, है ना? हाँ, तो देखिए स्मॉल f इज इक्वल टू क्या होता है? r बटा 2, यानी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है कौन? फोकस दूरी। या अपन इसको यूं भी लिख सकते हैं, वक्रता त्रिज्या जो है वो डबल फोकस दूरी के बराबर होती है, 2f। वजन गुणा कर सकते हैं ना, 2f के बराबर होगी। चिन्ह नियम अपन वैसे पढ़ चुके हैं, फिर भी आप लोग देख लीजिए। ये कौन सा दर्पण है? अवतल। ये कौन सा है? चिन्ह कहां से लिए जाएंगे? मूल बिंदु से। अपना मूल बिंदु यहाँ पर क्या है? ध्रुव, पोल, है ना? क्या है? पोल। अब देखिए इसमें दिखाया हुआ है, यहां से इधर की दूरियां ऋणात्मक, यहां से इधर की दूरियां लिखा ही नहीं है। हाँ ये है, इधर जाते दूरियां कैसी होती है? वैसे यहाँ पे भी लिख लीजिए आप लोग, इधर जाते दूरी कैसी है? धनात्मक। इधर जाते तो दूरी कैसी है? ऋणात्मक। ऊपर जाते तो दूरी और नीचे आते तो ऋणात्मक। ठीक इसी प्रकार इसका भी सेम है ना? समस्त दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती हैं। कहां से? दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है? दर्पण के ध्रुव P से मापी जाती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? धनात्मक। मतलब आपतित किरण इधर से ही तो चलेगी, तो जैसे जैसे चलती जाएगी तो दूरी क्या होगी? होगी धनात्मक। कैसी होगी? धनात्मक। विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है? ऋणात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे ऋणात्मक। अब आ जाता है अपना अवतल दर्पण। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है। क्या करता है? अब आप लोग भी सोचिए, अपन प्रकाश की किरणें, ये जैसे अवतल दर्पण है, प्रकाश की समानांतर किरण पुंज डालो इसके ऊपर, तो ये क्या करेगा? क्या करेगा? ये जैसे ये किरण अपन ने डाल दी, कहां जाएगी? कहां जाएगी? फोकस से। ये किरण डाल दी समानांतर, कहां जाएगी? यहां से डाल दी, कहां जाएगी? सारी किरणों को एकत्रित किया जा रहा है। अवतल दर्पण क्या करता है? अवतल दर्पण क्या करता है? किरणों को क्या कर रहा है? एकत्रित करता है। आप लोगों ने किसान टॉर्च देखी है? किसान टॉर्च में बल्ब होता है और बल्ब के चारों तरफ इस तरह का प्याला होता है। क्या अपन उसको ये नहीं कह सकते कि एक अवतल दर्पण है? अब वो अवतल दर्पण क्या काम करता है? जैसे ही बल्ब से प्रकाश आता है, इसकी दीवारों पर टकराता है। क्या करता है? दीवारों पर टकराता है। वो जो बल्ब जो लगा रहता है वो मुख्य फोकस पर लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? मुख्य फोकस पर। अब मुख्य फोकस से जो किरणें निकलेगी वो कैसी जाएगी? समानांतर। कैसी जाएगी? किरणें फैलेगी नहीं। देखो बल्ब यहाँ है, यहां से किरणें निकली, कहाँ टकराई? चारों तरफ टकराएगी नहीं टकराई? वो कहाँ जाएगी? सीधा फोकस आता नहीं आता है। अब जब अपना फोकस गड़बड़ हो जाता है, यानी मुख्य फोकस पर अगर बल्ब लगा हुआ नहीं है तो आपको राउंड दिखेंगे। ऐसा आपने देखा होगा, किसान टॉर्च का यूज किया है कभी? तो राउंड राउंड दिखता नहीं दिखता है? फिर अपन उसको टेढ़ा आगे पीछे करते हैं ताकि वो कहां पर चला जाए? फोकस पर। कहां चला जाए? फोकस पर। तो फोकस से किरणें जो निकलेगी वो टकराएगी इस दर्पण पर, यानी वो कहां से निकल रही है? फोकस से निकलने वाली किरणें समांतर होगी। समांतर आने वाली किरणें कहां से गुजरेगी? फोकस से। कहां से गुजरेगी? फोकस से।
अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, फोकसित करता है। क्या करता है, तो आपको भी ये पता चल रहा होगा कि भाई अपन गेंद को इधर से क्या फेंकेंगे तो गेंद यहाँ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। जैसे यहाँ है इस प्रकार का, अगर मैं गेंद को यहाँ से फेंकूं यहाँ आएगी, इस दिशा में आएगी। गेंद को यहाँ से फेंका इस दिशा में आई, गेंद को यहाँ से फेंका इस दिशा में गई, लेकिन आई तो उस बिंदु पर ही, आई कि नहीं आई, है ना। अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करता है, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारित करता है, किरणों को क्या करता है, अभिसारित यानी केंद्रित करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, अभिसारी दर्पण। और अपसार का मतलब क्या होता है, फैलाना। अपसार का मतलब क्या होता है, तो इसका भाई जो है उत्तल दर्पण वो क्या है, अपसारी दर्पण है। वो कौन सा है, अपसारी। फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, कैसे होती है देखिए आपने, क्यों, क्योंकि दूरी इधर से मापी जाती है और इसकी फोकस दूरी यहाँ पर होती है, होती कि नहीं होती है, इसलिए इसकी फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक। इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, ऋणात्मक। ये है आपका उत्तल दर्पण, इसका ये क्या है, मुख्य फोकस है, ये क्या है, वक्रता केंद्र है। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, फैलाता है। अब आप लोग देखिए, ये इसका द्वारक है, इसमें बार बार इसमें एम लिखना चाहिए वैसे, ये इसका क्या है, द्वारक। अब आप लोग सोचिए, प्रकाश की किरणें यूं डालेंगे तो क्या इधर आएगी, क्या ये नहीं आएगी। जैसे यूं डालेंगे यूं जाएगी, यूं डालेंगे यूं जाएगी, यूं डालेंगे यूं जाएगी, ऐसे डालेंगे नीचे आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। तो किरणें क्या हो रही है, फैल रही है, अपसारित हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं। अब दूसरी बात यह है कि आप लोगों ने किरणें यूं डाली तो यूं गई, ये डाली यूं गई, इसको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये फोकस पर आएगी, कहाँ आएगी, यानी किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है, लेकिन अपन इसको जबरदस्ती बढ़ा रहे हैं, पीछे की ओर मिला रहे हैं, यानी किरणें वास्तव में नहीं मिल रही है। इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। और आभासी प्रतिबिंब कैसे होते हैं, सीधे होते हैं। उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी कैसी होती है, धनात्मक, क्योंकि इस दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, धनात्मक। पीछे इस दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है, कैसी होती है, धनात्मक। अवतल दर्पण अभिसारी, फोकस दूरी कैसी होती है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है, केवल क्या याद रखो, दूरियां कहां से मापी जाएगी, पी से। कहां से मापी जाएगी, ध्रुव जो कि दर्पण का क्या है, मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु के अगर फोकस इधर आ रहा है तो ऋणात्मक करना ही है, फोकस इधर आ रहा है तो क्या करना है, क्या करना है, और इधर आ रहा है तो क्या करना है, और ऊपर जा रहा है तो धनात्मक। सीधी सी बात है, इसमें रटने की जरूरत नहीं है। फोकस दूरी पे वक्रता त्रिज्या में संबंध आ गया है, स्मॉल ए बी इक्वल टू r/2, जैसा कि पहले बता दिया है अपन। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर हो तो वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, 40। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तो हो जाएगा, ये माइनस में है, किसमें है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, मतलब इस साइड में है तो ऋणात्मक है, r/2 तो कितनी हो जाएगी, -16। दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f, ये फोकस दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, बिंब दूरी है, ये क्या है, फोकस दूरी है, प्रतिबिंब दूरी है, और ये है। उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी 10 मीटर तथा प्रतिबिंब की दूरी 5 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी याद कीजिए, कौन सा है दर्पण, पॉजिटिव। कैसी दूरियां है, पॉजिटिव। देखो, उत्तल दर्पण से बिंब की दूरी, बिंब तो इधर रखा गया है, बिंब किधर, मूल बिंदु से इधर रखा गया है, बिंब की दूरी यू तो क्या आएगी, ऋणात्मक। प्रतिबिंब की दूरी उस साइड में बनेगा प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कहां बनता है, मतलब मूल बिंदु से उस साइड में 5 सेंटीमीटर हो, वी का मान कितना है, +5, कितना है, +5 मीटर है ना, सेंटीमीटर है, दोनों दूरियां सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी किसमें है, सेंटीमीटर। 1/f इक्वल टू 1/b + 1/u, इसका निकाल लीजिए, फोकस दूरी कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। आपको ये भी पता होना चाहिए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक ही होती है, ऋणात्मक मत कर देना कहीं।
थोड़ा सा दिमाग लगाना है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी उधर आएगी तो कैसी रहेगी, धनात्मक। अवतल दर्पण से बिंब तथा प्रतिबिंब की दूरी इतनी है तो फोकस दूरी ऋणात्मक में लिखनी है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, कैसी होगी, ऋणात्मक होगी। क्यों, क्योंकि फोकस दूरी किधर होती है, ध्रुव से पीछे। यू बिंब इधर ही रखा जाएगा ध्रुव से तो माइनस होगा। वी अवतल दर्पण में अपन प्रतिबिंब बनना सीखेंगे, देखेंगे तो उसमें प्रतिबिंब इधर ही बनेंगे, है ना। तो कैसे होंगे, ये माइनस में होगी, निकाल लीजिए। जो फोकस दूरी क्या आ जाएगी, माइनस में 40/3 आ जाएगी। चलो बस ये हो गया है आपका। आगे अपन अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किस प्रकार प्रतिबिंब बनते हैं वो कल देखेंगे।